तो रशिया ने कहा कि देखो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, बाइडन ने या यूएस की गवर्नमेंट ने, कि ये पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, वो सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है, वो सिर्फ ऐसे बोल रहा है, वो अटैक करेगा नहीं। तो पुतिन को थोड़ा खराब लगा, यार मेरे पास वर्ल्ड की सबसे टॉप की मिलिट्री है और ये मुझे ऐसे कह रहा है, हल्के में ले रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब पुतिन को देखा कि अच्छा एप्लीकेशन दे दिया, अटैक करो। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. कितनी बारी बचे हैं भाजी होते मैं रोज 4-5 ਵਾਰੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, रोज 4-5 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਜੀ, 24 ਘੰਟੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ जनरेशन है ना, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि ये गन दे लायक हैगी है। मतलब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लोग पिस्टल के साथ फोटो डाल के कहते हैं कि देखो मैं बहुत बड़ा मर्द बन गया, कम टू वॉर, वेलकम, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, गो टू वॉर। फिर वहाँ मैंने देखा आमने सामने की यूक्रेनियंस को, और तब पता लगा भाई जब ये दूसरे कलर की यूनिफॉर्म दिखती है ना, हालत ख़राब हो जाती है। अब जो वॉर होगी इन फ्यूचर वो बिल्कुल अलग होने वाली है। हमारे पास कितने ज़्यादा सोल्जर्स हैं, शायद ये इतना मैटर ना करे। कहने का मतलब है ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं वॉर में, वो ड्रोन्स के कारण हो रही है। मैं अपने दुश्मन तक तो तब पहुंचूंगा ना जब मैं ड्रोन से निपटूंगा जो मेरे सर पे मटर आ रहा है। आपने जिंदा एनिमी कितनी नज़दीक से देखा अपने वॉर में? जहाँ पे आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने था। और लेकिन ऐसी मेंटालिटी वाले लोग जो सोचते हैं कि हम देशभक्ति के गाने गाएंगे वहाँ पे और वॉर लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, लोग मरते हैं, दिमाग काम नहीं करता, ना अच्छा खाना है, पीने को पानी नहीं होता, कभी कभी 3-3, 4-4 महीने ना ही नहीं होते। सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एके टॉक शो के ऊपर। आज वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि किस एज में क्या क्या तजर्बा उठाया हुआ है। तो आज जो मेरे मेहमान हैं, ये पॉडकास्ट ऑन कैमरा उनके सामने बैठने से पहले मैं ऑफलाइन नहीं बैठता, क्योंकि फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मैं बाद में रिग्रेट करता हूँ कि ये बात जो बोली या जिस एंगल में बोली। क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार कोई बात बताता है ना, तो वो इंटरेस्ट, वो जो फील होती है, वो दूसरी बार सेम बात बताने में नहीं आती। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट है, मेहमान है, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एज बहुत छोटी है, और ये पहले शख्स हैं जो 24 साल की उम्र में पूरे सफ़ेद बाल लेके एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आज हमारे स्टूडियो पहुँचे। तो स्वागत है मिस्टर जितेंद्र सिंह। थैंक यू। कैसे हो भाजी? मैं बहुत बढ़िया। आप एक बार वो टोपी उतार के दिखा दो। नहीं, वैसे तो यार शर्म वाली गल है। नहीं बाल तो खैर पता नहीं किस गाल नाल सफ़ेद हो गए, पर होते हो गए। आप अपने इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ भाजी। आप 24 साल के हो और मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ, और मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही थोड़ा सा इन चीज़ों में था, वॉर्स में, पॉलिटिक्स में जानने के बारे में, और थोड़ा सा कंप्यूटर geek भी हूँ। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जगा था इन चीज़ों में, यूक्रेन वॉर में, रशिया में पॉलिटिक्स क्या चल रही है, रीज़न क्या है। तो इसलिए मुझे जाना था यार कि किसी तरीके से एंट्री लेता हूँ उस वॉर में। शुरू में सोचा था शायद यूक्रेनियन साइड से ही है, बट थोड़ा सा जब मैं डीप में गया, जो कि न्यूज़ वाले नहीं दिखाते, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, जो दिखाता नहीं साइड रशियन साइड क्या है। तब मुझे पता लगा कि रशियन साइड सही है। फिर जब से वॉर शुरू हुई थी तब से मेरी नज़र थी जाने की, बट तब तक कोई क्लू मिल नहीं रहा था ज्वाइन करने के लिए। और फिर कहाँ से हुआ ये सफ़र? आप अभी तक वॉर में भी जाए हैं, रशियन आर्मी में भी जाए हैं, एंड यू आर जस्ट 24। भाजी इस उम्र में तो बच्चे सोच रहे हैं आजकल की करियर में क्या करना है। आप कर के आके बैठे हो यार। मैंने आपकी क्लिप देखी जिसमें आप फायरिंग कर रहे हो, और आप बड़ी नॉर्मली सी फायरिंग करके ताड़ 20 गोलियाँ चला के बोल रहे हो कि दिस इज़ जस्ट फॉर फन, इसको सीरियसली मत लो। हाँ बिल्कुल आजकल लोग यहाँ पर लाइसेंस 24 साल की उम्र में बनता है भाजी इंडिया में। हाँ, मतलब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लोग पिस्टल के साथ फोटो डाल के कहते हैं कि देखो मैं बहुत बड़ा मर्द बन गया, कम टू वॉर, वेलकम, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, गो टू वॉर। बट अगर रियल में जब सामने से गोलियां चलती है ना, श्यू श्यू श्यू, तो पता लगता है कि ये कितनी खतरनाक है। और रियल में जब डेड बॉडीज दिखती हैं, किसी का हाथ वहाँ पड़ा है, किसी का सर वहाँ पड़ा है, गर्मा गर्म ब्लड की स्मेल जब आती है वो ख़राब सी, तो पता लगता है कि ये बहुत बेकार चीज़ है। भाजी शुरू से बताओ, कहाँ से शुरू हुए आप, बचपन अपना? मुझे वैसे तो मैं दिल्ली से ही हूँ शुरू से ही, और वैसे तो मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा हुई नहीं। मतलब मैं दिल्ली में मैं एकदम पीस मेकर टाइप हूँ। लड़ाई झगड़ा हो रहा, मुझे लड़ाई करनी क्यों है भाई, मैं ऐसा हूँ। और मुझे लगता है ये तरीका भी सही है। आज के ज़माने में कहीं भी लड़ाई हो, हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए। आप 2 मिनट के गुस्से के चक्कर में अपना फ्यूचर ख़राब करो, उससे बेहतर है कि
आप हाथ जोड़ के निकल जाओ। झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पीस मेकर काइंड ऑफ पर्सन। बट जब देखता हूँ कि यार कहीं कुछ गलत हो रहा है और इसको इसके लिए कोई एक्शन हो नहीं रहा है, जो कि हमारे इंडिया में हो ही रहा है, तो बड़ा ख़राब लगता है मुझे। बट जो हमारी हद में है, जो हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो परेशानी अपने लिए भी मोल ले लो। कुछ ऐसा करो या फिर ना करो कि उसका भी भला हो जाए और आप भी सेफ रहो। पढ़ाई लिखाई क्या की आपने? पढ़ाई मैंने 12th की हुई है और साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा किया हुआ मैंने। तो रशिया में जाने का कैसे बन गया? शुरू से ही मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि कम्युनिज़म के बारे में, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में, लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया। बट रशिया अब कम्युनिज़म नहीं है, रशिया में कम्युनिज़म नहीं है क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका है। बट कम्युनिज़म में एक्चुअली क्या है कि सब लोग इक्वल हैं। कम्युनिज़म में तो कुछ ऐसा है कि भगवान को नहीं मानते? ये एक लोगों का मानना है कि भगवान को नहीं मानते। मैंने अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट ना पाजी, पता नहीं आप मेरे बारे में कितना जानते हो, मैंने अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट किया है एक कम्युनिस्ट के साथ, वो जो भगवान में विश्वास नहीं, अथीस्ट कहते हैं शायद उनको। भाजी पता है की है, तो उसी पहले गल पूरी हाँ, वो भगवान को नहीं मानते। तो ये भी आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। वो मेरे सामने बैठे थे इसी चेयर पे, तो बोल रहे थे सबूत लाओ भगवान होने का। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਥਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਪ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 100% ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ मैं कितनी पाठ पूजा करता हूँ, इससे पता लगता है कि मैं कितना बड़ा धर्मी हूँ। पर अब काम क्या कर रहे हो ये कोई दिखा नहीं रहा। आज मैं बड़ी अच्छी क्लिप देख रहा था भाजी यूट्यूब पे, तो कह रहे थे कि जब भी कोई धार्मिक मुद्दा चलता है, कोई भी इंसान किसी धार्मिक भावनाओं को हर्ट कर देता है, दुख पहुँचा देता है, जो कि बहुत गलत बात है, तो सारी दुनिया में दंगे, लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे वो बाप हैं, हमारी वो माँ है, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। पर क्या कभी वो जो बता रहे हैं, कभी वो चलने की कोशिश की, उस पर चलने की कोशिश की? घर पे बुजुर्ग बाप बैठा है, उसको कभी पानी नहीं पूछा, उसको कभी उसकी टांगें नहीं दबाई, और अगर कोई बाप की गाली निकाल दे तो उसको चीर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੱਚੀਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? 100%। ਹਾਂ,
ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਾਓ, ਦੰਗੇ ਕਰਾਓ, ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ भगवान बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ एक्चुअली आज एक और वीडियो वायरल हो रही थी कि एक कहीं जगह पे ना कोई मंदिर था, शायद कोई रिलीजियस प्लेस थी, वहाँ पर ना भाजी जैसे वो स्क्रिप्चर्स नहीं होते ओल्ड, कोई हाथी का स्क्रिप्चर बना होता, उसके मुंह से पानी टपक रहा था, तो लोग चरनामत समझ के पीते रहे। तो मंदिर की कमेटी ने, पंडितों ने बताया कि भाई एसी का पानी मत पियो, पर लोग चरनामत पी के आशीर्वाद समझ के पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे। भाजी की है ना, थोड़ा ना लोकी ना धर्म ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ सवाल नहीं करते। ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜੋ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਦਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹੇ यार तू हिंदू है मुसलमान है, आई डोंट केयर, यू आर ह्यूमन, आप इंसान हैं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, खाने की पानी की, ये मेरी जिम्मेदारी है 100%। ठीक है, अब कैपिटलिज्म वाली गवर्नमेंट आके कह दे हिंदू राष्ट्र वाले कौन है तो फिर नहीं, वैसे ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵਾਈਬ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੋੜਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਕਰੇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਉਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਕਰੇਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, मैं मुझे अच्छे लगे खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम। मैं क्या उल्टी साइड जाऊँगा मैं थोड़ा सा, और राम जी थोड़े भगवान है, राम जी भगवान है, और खाटू श्याम जी एक्चुअली ना ह्यूमन थे ना देवता थे, वो एक्चुअली देवते में थे, और तो मेरा थोड़ा सा उल्टी साइड पे था। अब मुझे लगा कैपिटलिज्म वाले सारी कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, कम्युनिज्म वाली साइड एक रशियन साइड है, कोई रशियन साइड नहीं दिखा रहा वहाँ क्या हो रहा है। मेरा हमेशा दिमाग ना थोड़ा सा उल्टी साइड पे ही जाता है, भी रशियन साइड कोई नहीं देख रहा। फिर मुझे थोड़ा सा पता लगा इंटरनेट पे जो चीज़ें रशियन ब्लॉगर्स डालते हैं या रशियन न्यूज़ चैनल्स पे जैसे दिखाते हैं कि इस वॉर का रीज़न क्या है। ये जो वॉर 2014 में हुई थी? नहीं 2014 में एक्चुअली क्या हुआ था, क्राइमिया यूक्रेन के पास था। क्राइमिया एक पार्ट है कंट्री का, अब रशिया के पास है, उस समय यूक्रेन के पास था। तो हुआ ये कि रशिया ने कहा कि मुझे क्राइमिया चाहिए, यूक्रेन से कहा, क्योंकि बंटवारे के समय पे ये लाइनें सही नहीं कटी। जिस समय यूक्रेन और रशिया का बंटवारा हुआ, जैसे हमारे देश की नहीं हुई पाकिस्तान के साथ, कहीं से भी लकीरें खींच दी, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप क्या लैंग्वेज बोल रहे हो, आपका क्या कल्चर है, ध्यान नहीं दिया। तो रशियंस का कहना था भाई इस पार्ट में, यूक्रेन के इस पार्ट में मेरे रशियन लोग रहते हैं, रशियन बोलने वाले लोग हैं जो रशिया को अपनी लैंड मानते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे वोट्स करवा लो। यूक्रेन को ऐसा कहा, तो यूक्रेन ने कहा नहीं अब जैसे हो गया वैसा हमें चाहिए, हमें तो अपना पार्ट नहीं देना। तो रशिया ने कहा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी मिलिट्री भेजता हूँ और वहाँ जाके वोटिंग वगैरह करवाता हूँ क्राइमिया में। बिना कोई बुलेट चलाए, बिना कोई हमला किए वहाँ पे वोटिंग हुई, और काफ़ी बड़ा नंबर आया उन लोगों का क्राइमिया के जो रशिया में मिल जाना चाहते थे, और वैसा ही हुआ। रशियन मिलिट्री ने कंट्रोल ले लिया क्राइमिया का बिना कोई किसी पे हमला किए, और क्राइमिया रशिया का पार्ट बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम तो वेस्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबल लगा नहीं इसमें कुछ। फिर हुआ ये कि थोड़ा टाइम बीता, गवर्नमेंट चेंज हुई, यूएसए की बाइडन की गवर्नमेंट आई। उसके बाद अमेरिकन्स को थोड़ा ना ये जगह प्रॉफिटेबल लगने लगी यूरोप के अंदर, यूक्रेन के पास जो लैंड है, क्योंकि लैंड में मिनरल अच्छे हैं, दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन में से एक है वो,
और उसमें लिथियम आयन बैटरीज जो बनेंगी फ्यूचर में, उसके रॉ मटेरियल्स हैं सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर। तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा, और रशियंस को ये समझ आने लगा कि अब वेस्टर्न कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट लेने लगी हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो क्राइमिया है, सिर्फ यही हिस्सा नहीं था जिसमें रशिया इंटरेस्टेड था, और क्योंकि सिर्फ इतने हिस्से में रशियंस नहीं थे, बंटवारे के बाद कुछ ऐसे यूक्रेन के हिस्से हैं जैसे ज़पोरिजिया, खेरसोन, ओडेसा, ऐसे बहुत सारे जगह हैं यूक्रेन में जहाँ रशियन बोलने वाले लोग हैं यूक्रेन में, और उनकी यूक्रेन के लोगों से ही नहीं बनती। तो एक नफरत है। रशियंस की थोड़े थॉट प्रोसेस अलग है, यूक्रेनियंस का अलग है। इसका रीज़न ये है, वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाज़ियों ने अटैक किया था रशिया के ऊपर, उस समय यूक्रेन का हिस्सा था, तो यूक्रेन के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नाज़ियों का सपोर्ट किया था, उन पे हमला नहीं किया, अपने हथियार डाल दिए, और बाद में नाज़ियों की ही आर्मी ज्वाइन करके रशिया पे अटैक किया। तो उनके लिए एक ज़िंदगी भर खटकने वाली बात रही कि हमारे ही लोग थे और इन्होंने बैक स्टैप किया हमें। फिर टाइम बीतता गया, रशिया जीत गया, और फिर ये चीज़ें यूक्रेन के पास आई धीरे धीरे बंटवारे के बाद। बट अब रशिया को ये चीज़ें वापसी चाहिए थी, और उस टाइम क्या हुआ कि जब बाइडन की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया यूक्रेन को कि आप नेटो ज्वाइन करो। नेटो एक्चुअली कई सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो बना है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि एक कंट्री पर अटैक होगा तो माना जाएगा कि इन सभी कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है। 30 के पास आसपास नंबर है इनका, और सारी कंट्रीज़ छोटी मोटी नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए, ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो रशिया को समझ आया कि ये नेटो ज्वाइन करना चाहता है। तो रशिया ने कहा, देखो भाई यूक्रेन, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देते हैं, पैसा, सिक्योरिटी, हथियार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये है ईस्ट और वो है वेस्ट। आप फॉरेन पावर्स को यहाँ इनवाइट नहीं करोगे। अगर आप नेटो ज्वाइन करोगे, यूएस के मिलिट्री बेस आप हमारे बगल में बनाओगे, मतलब बिल्कुल, हाँ, और आप फॉरेन कंट्रीज़ के सोल्जर्स को यहाँ लाओगे, और इतने हथियार आप किस लिए इकट्ठे कर रहे हो, वेस्टर्न वेपन। आपको सिक्योरिटी चाहिए, मैं आपको देता हूँ, आपको जो चाहिए मैं आपको दे देता हूँ। यूक्रेन ने कहा, नहीं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम वेस्ट की मदद लेंगे, मतलब हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, हम पूरे वेस्ट के आगे झुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात होती नहीं कि दोस्त के साथ सलाह नहीं करनी, दुश्मन 4 और ले लेने। हाँ हाँ। तो रशिया ने कहा कि देखो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। 2022 में ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। तो बाइडन ने या यूएस की गवर्नमेंट ने यूक्रेन को ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, और थोड़ा सा ऐसी बातें कहीं न्यूज़ पे दिखाई गई थी कि ये पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है, वो सिर्फ ऐसे बोल रहा है, वो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि रशिया ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम मिलिट्री एक्शंस लेंगे। तो पुतिन को थोड़ा ख़राब लगा, यार मेरे पास वर्ल्ड की सबसे टॉप की मिलिट्री है, जिसका सबसे टॉप की मिलिट्रीज़ में नाम आता है, और ये मुझे ऐसे कह रहा है, हल्के में ले रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मिलिट्री को बॉर्डर के पास खड़ा किया यूक्रेन के। उन्होंने कहा अभी भी टाइम है, आप मान जाओ, नेटो ज्वाइन नहीं करो, हमारी मिलिट्री वापसी मुड़ जाएगी। और बट यूक्रेन को फ़र्क नहीं पड़ा, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को। एक्चुअली यूक्रेन के ही कई पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा, जो ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति है यूक्रेन का, कि आप अपने पड़ोसी से दुश्मनी मत लो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये पश्चिम के देश आपकी मदद करने नहीं आएंगे। बट रशियंस भी ऐसा मानते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन, ये शायद पैसे आते हैं भाई साहब को, या फिर कुछ एजेंट टाइप है अमेरिकन, तो इनको कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। इन्होंने कहा नहीं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दे दी नेटो के पास, और नेटो ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आपका राइट बनता है नेटो ज्वाइन करने का। अब पुतिन को देखा कि अच्छा एप्लीकेशन दे दिया, अटैक करो। इन्होंने हमला किया, और मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में काफ़ी इन्होंने लैंड अपने अंडर लिए, और उसके बाद ये राजधानी के बिल्कुल बगल में जाके पहुँच गए। राजधानी के पास एक एयरपोर्ट है गोस्टोमल एयरपोर्ट, इंग्लिश में उसे हॉस्टोमल कहते हैं, रशियन में गोस्टोमल कहते हैं। तो वहाँ तक पहुँच गए। तब फिर यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट थी उनको समझ आया कि यार जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, ये तो हमारी राजधानी के बगल में आ चुका है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री अगर एक बारी राजधानी पे कंट्रोल ले ले तो सब कुछ ख़त्म है। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने जिनके अच्छे रिलेशंस थे रशिया के साथ उनसे बात शुरू करी, जैसे तुर्की। तो तुर्की से बात हुई, तुर्की ने थोड़ा रशिया को कहा कि एक काम करते हैं, ये थोड़ा बातचीत से मसला हम हल करते हैं, आप मिलिट्री को थोड़ा पीछे लो। तो ये रशियंस की से एक बहुत बड़ी गलती हुई, इन्होंने मिलिट्री को पीछे करा वहाँ से। आप राजधानी के बगल में आ गए हो, दुश्मन की गर्दन आपके हाथ में है, और आप तरस कर रहे हो, हाँ पीछे कर रहे चले गए।
ये पीछे चले गए। इन्होंने यूक्रेन वालों ने मना तो क्या करना था, इन्होंने कहा भाई हमारा राइट है हम तो लेंगे। तो बातचीत किस लिए शुरू करी थी फिर? तो फिर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ ये कि तब तक पोलैंड के थ्रू वेस्ट की तरफ से काफ़ी हथियार और काफ़ी मर्सनरीज मतलब पैसे लेके लड़ने वाले लोग, काफ़ी लोग एंटर कर चुके थे, और यूक्रेनियंस ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली कि अब डिफेंड करना पड़ेगा। तो रशियन आर्मी का कांटेक्ट था तब तक गवर्नमेंट के साथ कि क्या करना है। ये तब की बात है जब इंडियंस भी यूक्रेन में फंसे हुए थे और उनको निकालना स्टार्टिंग जब था। हुई हाँ, और ये तब की बातें हैं। तो रशियंस को समझ आया कि ये बातें सिर्फ दिखाने के लिए हो रही हैं, इसका हल कुछ नहीं निकलने वाला। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब ठीक से अटैक करो। इन्होंने अटैक शुरू किया और अटैक बहुत ख़तरनाक रिजल्ट लेके आया, काफ़ी लोग मारे गए खुद के। तब इनको पता लगा कि वेस्ट ने अच्छे से तैयारी करी हुई है और ये वॉर बहुत लंबी चलने वाली है। और तब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, मैं न्यूज़ पे देख रहा था, न्यूज़पेपर पे देखता था और इंटरनेट पे भी पढ़ता था। मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रही थी ये चीज़ें, सच बताऊँ तो। मतलब बचपना है, ब्लड गर्म है शायद इस वजह से। 2-3 साल पहले? हाँ, 2022 में। वाह। और उस 22 टाइम साल की उम्र में लड़का, और चाहता भी क्या है, बंदूक के लड़ाइयाँ। पता नहीं मेरा क्यों इंटरेस्ट था इस चीज़ में। हालांकि आपको लड़ने का शौक नहीं? नहीं, मुझे लड़ने का कोई मुझे कहना यार पबजी खेलते हैं, मुझे पबजी का भी शौक नहीं है, मुझे पबजी भी बेकार लगती है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पता लगा कि अभी जो वॉर चल रही है भाई, ये बहुत ख़तरनाक चल रही है। यूक्रेनियंस के पास हथियारों की कमी नहीं है, बंदों की कमी नहीं है। उस टाइम बैटल चल रही थी बाखमुत की। बाखमुत एक शहर है वहाँ पे, वहाँ ऐसा कोई इंच नहीं है जहाँ पे आर्टिलरी ना गिरी हो। आर्टिलरी मतलब जैसे बोफोर्स है, इंडिया के पास तोपें हैं जो मिलिट्री तोपें यूज़ करती है, और आर्टिलरी जो होती है वो जो वॉर होती है वो वॉर की गॉड होती है। अच्छा। जिसके पास ज़्यादा आर्टिलरी है, एक्यूरेट आर्टिलरी है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है जीतने के। आर्टिलरी हथियार होता है भाजी? आर्टिलरी एक बड़ी सी तोप होती है और अलग अलग कैलिबर की होती है। 120 कैलिबर, 155 कैलिबर, अलग अलग कैलिबर, मतलब शेल के हिसाब से होता है, जितना बड़ा शेल होगा। और उसकी अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो शहर तबाह कर देंगे? नहीं, शहर नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक जगह आर्टिलरी गिरती है, अगर यहाँ गिरती है तो 50 मीटर 60 मीटर्स का जो एरिया है वो डैमेज होगा। मान लो अगर कोई ग्रुप जा रहा है, कोई बटालियन जा रही है, एक आर्टिलरी बाम, और अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। और यूक्रेनियंस के पास सच में बहुत अच्छी आर्टिलरी है, रशियन के पास आर्टिलरी बहुत सारी हैं, बट प्रॉब्लम ये है एक्यूरेसी नहीं है। रशियंस के पास ज़्यादातर आर्टिलरी सोवियत आर्टिलरी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा शेल्स शूट कर सकते हैं, सस्ते शेल्स हैं, मगर एक्यूरेट इतने नहीं हैं। और अमेरिकन आर्टिलरी 777 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी है जो यूक्रेन के पास है, और सच में वो बहुत बहुत एक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। अच्छा, आप ये सब देख रहे थे टीवी पे, फिर बताओ। फिर हुआ ये कि यार मैंने मन बनाया कि यार मुझे जाना है वॉर में, बट हिंट नहीं मिल रही थी। यूक्रेन की तरफ से तो आ गई थी, यूक्रेन ने न्यूज़ में बोलना शुरू किया कि हमें फॉरेन सोल्जर्स चाहिए। रशियंस ने उस टाइम तक दम नहीं तोड़ा था, रशियंस ने कहा कि नहीं यार हमें फॉरेन सोल्जर्स नहीं चाहिए। मैंने मेल वगैरह डाली थी mod.gov.ru, ये मिलिट्री। तो उन्होंने आपसे क्या क्या मांगा, कि कोई भी इनवाइटेड था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा देश हैं वेस्ट के, लेकिन अब धीरे धीरे सभी को ले रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करती है FSB, वहाँ की जैसे US की FBI है, वैसे रशिया में FSB है। वो बैकग्राउंड चेक करती है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर इसका अपनी कंट्री में किसी पॉलिटिशियन से जान पहचान तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना विश्वास बहुत मायने रखता है। अगर किसी पे विश्वास नहीं है ना, अगर कोई वेस्ट का बंदा आके डिटेल्स लीक कर दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो आपको कुछ लेना देना था पहले आर्मी से? कोई आपने तैयारी की? मैं एक्चुअली बहुत टाइम से उनको मेल डाल रहा था। कब से? 2022 से डाल रहा था कि मुझे आना है। हाँ, बट उन्होंने कहा कि देखो मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेनर्स, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं। अभी वॉर चल रही है, हम लेते हैं फॉरेनर्स को, लेकिन वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, बट अभी ऐसा कुछ सीन है नहीं, अभी सारे सोल्जर्स को हम वॉर में भेज रहे हैं। उस टाइम तक कुछ रशियन प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं कहा था कि फॉरेनर्स यहाँ आ सकते हैं। वैसे मैं एक ज़रूरी चीज़ मैं शेयर करूँगा इस पॉडकास्ट में, जो कि मुझे लगता है कि हम इंडियन आर्मी के बहुत काम आएगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वे नहीं है कि डायरेक्टली इंडियन आर्मी को कुछ शेयर करूँ। मैं अभी आगे करूँगा उस बात को शेयर। तो उस टाइम पे रिप्लाई नहीं आया। फिर न्यूज़ चैनल पे एक दिन बोला व्लादिमीर पुतिन ने कि अब हम फॉरेनर्स को भी रिक्रूट कर रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। उसको
रशियन पासपोर्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी और फ्यूचर भी सिक्योर किया जाएगा, कई सारे मतलब उसमें बेनिफिट्स थे। फिर मैंने प्लान बनाया, चलो चलते हैं। यूट्यूब पे एक पंजाबी बंदे ने वीडियो डाला हुआ था, वो रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने बहुत सारे इंडियंस जो दूसरे इंडियंस से जो जाना चाहते थे वॉर से, उनकी मदद करी। जो खैर मैं वॉर से वापसी नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे भी आना पड़ा किसी रीज़न से, बताऊंगा वो भी। वापसी क्यों नहीं आना चाहते थे यार? पहले मैं ये वाली बात क्लियर करता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हैं यार आपसे बात कर करके यार। पहले मैं ये वाली बात क्लियर हाँ। करता हूँ। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, आर्टिलरी पे थे। नहीं, उस पे थे कि आपने मेल डाली उनको। हाँ, मेल्स डाली तो उन्होंने कहा कि यार स्पोर्ट्स वगैरह में जा सकते हो, बट अभी ऐसा सीन है। बट कुछ दिन बाद रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है, आप न्यूज़ चैनल पे का फॉरेनर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनका एक्चुअली फोकस इंडिया पे नहीं था, उनका फोकस था कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ऐसे कंट्रीज़ पे जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, क्योंकि वो अच्छी रशियन बोल सकते हैं। और हमें मुझे उस टाइम रशियन नहीं आती थी, अभी भी बहुत अच्छी नहीं आती, 40-50%। तो हुआ ये कि उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि यही कंट्रीज़ के ज्वाइन करेंगे, कज़ाकिस्तान वगैरह। बट उनका जो फोकस था वो ईस्टर्न कंट्रीज़ पे ही था, ईस्ट या साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ई वीज़ा बनवाया, 15 दिन का ई वीज़ा मिल रहा था उस टाइम, नया नया आया था। ई वीज़ा लिया, 20,000 रूबल्स लेके गया था खाली मैं, सिर्फ 20,000 रूबल्स। एक ई वीज़ा, रिटर्न टिकट नहीं है, होटल बुकिंग नहीं है। चलो जी, पहले तो यहाँ पहुँचा दिल्ली एयरपोर्ट पे। बंदे ने पूछा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपका पासपोर्ट बिल्कुल साफ़ है, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रशिया, वहाँ तो वॉर चल रहा है। मैंने कहा रशिया में वॉर नहीं चल रहा, वॉर चल रहा है यूक्रेन में। तो फिर उन्होंने कहा क्यों जाना है? मैंने कहा आप एक काम करो ना, आप ऐसे तो मुझे बोर्डिंग पास दोगे नहीं, जो कोई रशियन ऑफिशियल है आप मेरी उससे बात करा दो। फिर उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात करी, उन्होंने बोर्डिंग पास दिया, मैं एयरप्लेन में बैठा। उसके बाद रशिया पहुंचा, मॉस्को में। वहाँ पे मुझे रुका गया, जो बॉर्डर गार्ड्स होते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल वाले। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करने आए हो, आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपके पास होटल बुकिंग नहीं, आप टूरिस्ट तो लग नहीं रहे। मैंने कहा हाँ मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, किस लिए आए हो? मैंने कहा मिलिट्री ज्वाइन करनी है। उन्होंने कहा कि अच्छा, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा हाँ पता है, देखो मैं अखबार की कटिंग वगैरह भी लेके आया हूँ, अखबार की कटिंग्स थी मेरे पास। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट टाइम रशिया आए हो हैं, रशियन नहीं बोल सकते? मैंने कहा नहीं, इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी हमें अच्छा लगा, आपको सारा कुछ पता है, आप ज्वाइन करने आए हो, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम आपको ऐसे तो नहीं भेज सकते, आप बस चले जाओ, ऐसे तो नहीं भेज सकते, हम एक काम करते हैं, मिलिट्री ऑफिस में कॉल कर देते हैं, वो आपको वहाँ से कोई लेने आ जाएगा। वहाँ फिर उन्होंने कॉल किया, वहाँ से एक आदमी आया और बहुत अच्छा आदमी था वो, और उसे भी बहुत अच्छा लगा मुझसे मिल के। उसको दिखा कि हाँ ये काफ़ी कुछ जानता है, क्यों क्यों ये वॉर हो रही है। तो फिर वो मुझे लेके गया मिलिट्री ऑफिस, लेकिन मिलिट्री ऑफिस उस टाइम बंद हो चुका था। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे घर रुक जाओ। मैं एक रात उनके घर रुका, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया। और अगले दिन फिर हम मिलिट्री ऑफिस गए, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद सेम डे मैं, पहले तो मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। फिर ट्रेनिंग के लिए गए, उस कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो मेरे पास आज भी है। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था, न्यूज़ में दिखा रहे थे कि ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गए हैं, ऐसा न्यूज़ में दिखा रहे थे, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन किया था। और मुझे नहीं ऐसा कोई दिखा जिसके साथ ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भाजी? कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली लिखा हुआ कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, और ये जो लैंड है ये रशिया के पास आनी चाहिए, इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, आपकी जो भी पोजीशंस हैं वो ट्रेनिंग के बाद डिसाइड की जाएंगी। और आप जब तक ये वॉर है, जब तक वॉर नहीं कह सकते उस वहाँ पे, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, आप वापसी घर नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पैसे मिलते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम है, इंजर्ड हो जाते हो तो उसके पैसे मिलते हैं, इलाज वगैरह आपका फ्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके की और मरने के बारे में क्या? मरने के भी पैसे मिलते हैं। और क्या नाम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया, मेडिकल्स वगैरह हुए थे। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग एरिया में गया और कुछ दिन मेरी ट्रेनिंग चली। फिर मैं वहाँ से गया खारकीव, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने आर्टिलरी की बात सुनी। मैं उस टाइम वॉर से काफ़ी दूर था, करीब करीब थर्ड लाइन आप कह लो, थर्ड लाइन। वहाँ पे आर्टिलरी शेल्स आते थे, ड्रोन्स आते थे। मैंने कहा हाँ ये तो यार कमाल का है यार। तो दिवाली के पटाखों से बहुत ऊंची आवाज़ होती है उनकी। और फिर क्या हुआ कि उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट को कहा कि जो भी इंडियंस हैं उनको आप विड्रॉ करो, हम चाहते हैं कि आप उन्हें निकाल दो। तो वो एक थोड़ी सी मेरे लिए बुरी खबर थी, उन्होंने वहाँ से निकाला।
वो क्यों? इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो फॉरेन वॉर में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे, ये इंडिया का मसला तो नहीं है। ठीक है, इंडिया की वॉर नहीं है, रशिया की वॉर है। ठीक है, हम डायलॉग्स वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, बट हम अपने लोग ऐसे नहीं दे सकते। डायलॉग्स वगैरह मतलब? डायलॉग्स एक्चुअली जैसे यूनाइटेड नेशंस या फिर जो बड़े लेवल्स की जहाँ मीटिंग्स होती हैं यूएस वगैरह की, कई तरह, जैसे G20 था, वहाँ पे हम रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, वॉर के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, इस तरीके से सपोर्ट बातों से हम अपने लोग कैसे भेज सकते हैं मरने के लिए। और एक्चुअल में मुझे लगता है वो सही भी था, उनका फ़र्ज़ बनता है, वो गवर्नमेंट है, ठीक है, अपने लोगों को बचाना। क्योंकि ऐसे कई लोग थे जो पैसे के लालच में गए, बहुत से मैंने ऐसे देखे जो पैसे के लालच में गए और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉर ऐसी होगी। कितने पैसे मिल रहे थे भाजी? 2,40,000 रबल्स मिलते थे मंथली? हाँ, प्लस बोनसेस वगैरह भी होते हैं, जैसा 4 लाख लगा लो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी पर होता 4 लाख रुपए महीने के लिए कोई मरने कैसे जा सकता है? है। जाने वाले गए हैं, बट क्या कर सकते हैं। बट जा मैं शौकिया दर पे गया हूँ, सच बताऊँ तो। आपको शौक कहाँ से आया ये वाला यार? मुझे जाना था मिलिट्री में, मैं यहाँ भी तैयारी कर रहा था मिलिट्री के लिए? यहाँ पे इंडियन भी- मिलिट्री के लिए? हाँ, बट यहाँ पे भर्तियाँ हो नहीं रही हैं। और इस साल और पिछले साल अग्निवीर की वजह से कई ऐसे नेपाली थे, हज़ारों नेपाली जो इंडियन आर्मी में नहीं आए, वो रशिया जाके ज्वाइन हो गए। और भाजी मेरे को लगता था कि जिसको आर्मी में जाना है अपने देश में रह के, वो सिर्फ अपने देश की आर्मी में जाना चाहता है। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ वॉरियर ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਨੂੰ बस लड़ना होता है, वो बस लड़ना चाहता है, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ। वो क्यों? मेरा थॉट प्रोसेस तो ऐसा है, बट ऐसा नहीं कि मुझे पैसे का लालच था या सिर्फ लड़ने मरने जाना था। मुझे बस इस लाइफ को यूज़ करना था किसी अच्छी चीज़ के लिए। पर आपको सोशल वर्क भी तो कर सकते थे, किसी का भला कर सकते थे अपने सोशल देश में रह के। बट मुझे लगता है कि जो भी हुआ, जो भी होता है, हम नहीं करते, भगवान करता है। मैं वहाँ गया, मैं नहीं गया, भगवान मुझे लेके गया, बच गया, भगवान ने बचा लिया। तो ट्रेनिंग में क्या हुआ? आपकी ट्रेनिंग कैसे शुरू हुई? ट्रेनिंग शुरू में सिखाते हैं गन कैसे खोलते हैं, बंद कैसे करते हैं, साफ़ कैसे करते हैं, शूट कैसे करते हैं, RPG ग्रेनेड कैसे यूज़ करते हैं, टैक्टिकल सिखाते हैं। मैं वैसे शतुर्मा में था, शतुर्मा वीक था मैं। एक्चुअली लिखा हुआ ना स्टॉर्म जी, आपने कई रशियन सोल्जर्स के यहाँ जी लिखा देखा होगा, वो स्टॉर्म जी ग्रुप है। वो एक्चुअली इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में काम कर रहा है। उसका काम एक्चुअली असॉल्ट ऑपरेशंस करना है, ऑफेंसिव ऑपरेशंस, खुद जाके फाइट करो, लैंड को कैप्चर करो, रशियन आर्मी के हैंड ओवर करो। तो फिर मैं शतुर्मा वीक था, मैंने ट्रेनिंग ली टैक्टिकल्स की, ट्रेंचेस में फ़ाइट कैसे करते हैं, ब्लिंदाश में कैसे फ़ाइट करते हैं, लैंड को कैसे कैप्चर करते हैं, उस हिसाब से। और सब कुछ सही था। फिर गवर्नमेंट ने निकलवाया उस टाइम। तो फिर मुझे बड़ा ख़राब लगा, यार मैं आया इस चीज़ के लिए हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। फिर मेरा एक श्रीलंकन दोस्त था, उसने दूसरी सिटी से ज्वाइन किया था। मैं जिस दिन निकला हूँ, मैं नेक्स्ट डे उसको कॉल किया, उसने मेरे को दूसरी सिटी बुलाया, रेजान नाम है शहर का, रशिया में ही? हाँ, रशिया में ही। तो दूसरा शहर है, दूसरे शहर में जाके मैं फिर ज्वाइन हो गया। तो फिर वहाँ मिले, यार अभी तो इंडियंस को निकाला गया, उन्होंने बताया, कह रहे मैं तो अपनी मर्जी। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ भाई, मुझे क्यों निकालोगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, जाओ भाई। फिर इस बार ट्रेनिंग हुई रोस्तव में, मतलब वो बॉर्डर एरिया है यूक्रेन के साथ, वहाँ ट्रेनिंग हुई दोबारा से। मैंने कहा ये ट्रेनिंग तो की हुई है मैंने। फिर वहाँ मैंने 9 दिन ट्रेनिंग ली होगी। उसके बाद मैंने कहा यार ठीक है। एक वहाँ पे कमांडर होता था, उसको वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसे मैं बहुत अच्छा लगता। उसने मुझे काफ़ी गाइड किया कि वॉर कैसे है कैसे नहीं है। क्योंकि ये था कि शुरू से ना मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, रशियन कैसे सीखो, जो जिन चीज़ों को ये अपने नाम से बुलाते हैं, जैसे हम यहाँ AK-47 कह देते हैं, अगर आप वहाँ किसी को AK-47 बोलोगे, किसी को समझ नहीं आएगा, चुएता। AK-74 बोले का सिमचतीरी, रशियन में बोलते हैं सिमचतीरी। हाँ, मैं वहाँ बोल रहा हूँ मिसाइल, किसी को समझ नहीं आ रहा, चुएता। रकेट, एरोप्लेन, नहीं समझ आ रहा, समालियत। तो रशियन वर्ड्स हैं। अगर मुझे रशियन नहीं समझ आ रही, उनको मेरी बात नहीं समझ आ रही, हम वॉर में एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। तो वहाँ जो कमांडर था उसे अच्छा लगा कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है तो सीखने में। तो कई सारे श्रीलंकन्स थे वहाँ पे। अब श्रीलंकन्स का क्या है, वो एक्स आर्मी वाले थे, मतलब वो पहले श्रीलंकन आर्मी भी थे, और उन्होंने LTT एक ग्रुप था श्रीलंका में, उनके खिलाफ फाइट की भी हुई थी। और प्रॉब्लम ये थी कि वो सीखना नहीं चाहते थे रशियन। उन्हें लगता था कि भाई हमने सब कुछ किया हुआ है, हम बहुत बढ़िया हैं। बट वो गलत साबित हुआ और बहुत बड़ा डिज़ास्टर था ये। जब ट्रेनिंग हुई तब पता लगा भाई इनको तो ढंग से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता। ये
अपने ही बंदे को मार देंगे, मतलब इस तरीके से बंदूक पकड़ते थे और इस तरीके से काम करते थे कि भाई ये तो दूसरे की मदद तो क्या करेंगे, ये अपनी मदद नहीं कर सकते। बट कुछ अच्छे बंदे भी थे उस ग्रुप में जो सीखना चाहते थे, जो मेरे दोस्त बने वहाँ पे श्रीलंकन ग्रुप में भी। नेपाली थे, नेपालियों के साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशन रहा। और नेपालियों को रशियंस भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब से वॉर शुरू हुई है हज़ारों में नेपालियों ने ज्वाइन किया है और कई मरे हैं, और ब्रेवरी के कारण जो है काफ़ी उनको माना गया है वहाँ पे, मतलब रशियंस काफ़ी पसंद करते हैं उनको। मेरी ट्रेनिंग हुई, फिर हम गए ज़पोरोजिया, जो यूक्रेन की राजधानी है, उससे 500 किलोमीटर दूर है। हम बहुत पास में थे राजधानी के, 500 सिर्फ 500 किलोमीटर दूर। बट सिर्फ 500 किलोमीटर दूर कहने में अच्छा लग रहा है, वहाँ एक एक इंच कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वहाँ गए, वहाँ भी मैं स्टोर्मवीक था शुरू में, फिर स्टॉर्म सोल्जर्स के साथ रहा वहाँ पे। फिर वहाँ मैंने देखा आमने सामने यूक्रेनियंस को, और तब पता लगा भाई जब ये दूसरे कलर की यूनिफॉर्म दिखती है ना हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो जब रियल में जब बुलेट्स आसपास से गुजरती हैं, पास में कोई ग्रेनेड फेंक के जाए या आपको कोई शूट करने की कोशिश करे, तो मन में ख्याल आता है भाई ये मुझे क्यों मारना चाह रहा है। तो फिर रिप्लाई में या फिर आंसर के तौर पे आप भी फिर उसको शूट करते हो। तो फिर ये सब चीज़ें हुई, और मैं ज़पोरोजिया में था, रोबोटिना में। और ये जगह 2 साल से रशिया कब्जाने की कोशिश कर रहा है। रोबोटिना एक छोटा सा टाउन है, 2 साल से नहीं कर पा रहा। रीज़न ये है कि रोबोटिना एक बहुत छोटा टाउन है, और उसके बाद है अरिया हवा, एक बहुत बड़ा टाउन। वहाँ पे यूक्रेनियंस की बहुत सारी आर्टिलरी, बहुत सारे टैंक और बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं वहाँ से। तो रोबोटिना एक छोटा टाउन होने के कारण जब भी रशियन आर्मी उसका पूरा कंट्रोल लेती है, वो आर्टिलरी से शूट कर करके ख़त्म कर देते हैं। अब रशियन को समझ आया कि भाई ये जो पार्ट है ना, इसको लेना बेकार है, ठीक है, पूरी तरीके से तो आधा ले लेते हैं, थोड़ा सा यूक्रेनियंस को आगे आने दो, ताकि आर्टिलरी का थोड़ा सा पंगा ख़त्म हो जाए। थोड़े से यूक्रेनियंस भी आ रहेंगे ना, तो उनको डर रहेगा यार हम अपनी आर्टिलरी शूट करेंगे तो उनको लग जाएगी। फिर वहाँ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि वो एक्चुअली 3 जगह से घिरी हुई यूक्रेनियन से, हम बिल्कुल बीच में घुसे हुए हैं। तीनों साइड से आर्टिलरीज आती हैं, ड्रोन्स भी आते हैं, और यूक्रेनियन सोल्जर्स भी आते हैं वहाँ से। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं, और फिर अचानक हुआ ये कि मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। वो एक्चुअली क्राइमिया से था, बट जब क्रीमिया रशिया के पास आया और तब वो रशियन बन गया। तो उसने मुझे कहा कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। एक्चुअली हमारा खाना खाते टाइम बात हुई थी, वो भी इंग्लिश बोल लेता था थोड़ी थोड़ी। और अच्छा, जब आप कब्जा करते हो तो जो वहाँ पर सैनिक बच गए वो सारे आपके? यूक्रेनियंस, अगर आप उन्हें ज़िंदा पकड़ा दोगे तब तो उनकी हालत ख़राब है, इससे अच्छा आप शूट ही कर दो। बेटर यही कि उसे शूट कर दो। तो वो दोस्त कैसे मिला आपको? वो एक्चुअली रशियन आर्मी में काम करता था, Okay. बट जब 2014 में क्राइमिया रशिया के पास आया तो वो क्राइमिया का नागरिक था। Okay. तब वो रशिया का बन गया था, फिर रशियन आर्मी की तरफ से काम कर रहा था, और वो इंग्लिश बोल लेता था ठीक ठाक। और उसने मुझे कहा कि भाई जिस ग्रुप में तू है, स्टोर्मवीक, तुझे पता रोज़ यहाँ पे यही काम है, बस लड़ो मरो लड़ो मरो। कह रहा भाई सेफ़ नहीं है ये, यहाँ हर बंदा ना कुछ दिन देखता है और कुछ दिन बाद मर जाता है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ट्रेनिंग, मुझे पेपर्स में या ट्रेनिंग में मुझे इसी के लिए चुना गया, तो क्या करूँ, कमांडर डिसाइड करेगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसकी जान पहचान बहुत अच्छी थी रशियन आर्मी के अंदर सीनियर्स के साथ। उसने कहा कि मैं कुछ करता हूँ यार। तो मुझे 3 महीने हुए थे वहाँ, 4 महीने ऐसे कुछ हो गए थे, और मैं भी थोड़ा थक गया था, टायर्ड हो गया था। क्या होता है ना कि वॉर 2 दिन की या 3 दिन की नहीं है यार, 3 महीने से मैं नॉर्मल आदमी से नहीं मिला, मैंने किसी लड़की या औरत को या बच्चे को नहीं देखा, बस एक ही वर्दी में बंदे दिख रहे हैं या दूसरी वर्दी में दुश्मन दिख रहा है। यार ये क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा ना दिमाग थक जाता है इन चीज़ों से, 24 घंटे बाम 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 धमाके वगैरह। तो उस बंदे ने कहा कि एक काम करते हैं, तू इंग्लिश वगैरह जानता है? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ, ड्रोन उड़ा लेता है? हाँ उड़ा लेता हूँ। तो एक काम कर, तू ड्रोन यूनिट में चला जा। अब ड्रोन यूनिट का एक बेनिफिट है, वो जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थे हम। ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनके आने का हमेशा खतरा बना रहता है, बट मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही कि मैं 1.5 किलोमीटर दूर आ गया। उसके बाद मैं ड्रोन यूनिट के साथ काम करने लगा, और ये भी 24 घंटे की होती थी, क्या नाम है, सर्विस। और कभी कभी हम ड्रोन यूनिट से शर्मा भी हो जाते थे जब यूक्रेनियंस आगे आते थे, या कुछ ऐसा लगता था यूक्रेनियंस पास में है। इसी तरीके से चीज़ें चलती रही। और जो मैं चीज़ शेयर करने वाला था
कि मैं जाना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी के बंदे भी जाने, कोई सीनियर अगर देख रहा हो। अब जो वॉर होगी इन फ्यूचर वो बिल्कुल अलग होने वाली है। हमारे पास कितने ज़्यादा सोल्जर्स हैं शायद ये इतना मैटर ना करे। अगर ज़्यादा सोल्जर्स हैं भी, हो सकता है ये भी एक डिज़ास्टर बन जाए, ज़्यादा डेथ्स वगैरह बन जाए। कहने का मतलब है ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं वॉर में वो ड्रोन्स के कारण हो रही है। मैं अपने दुश्मन तक तो तब पहुंचूंगा ना जब मैं ड्रोन से निपटूंगा जो मेरे सर पे मंडरा रहा है। तो ड्रोन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने दुश्मन तक पहुंचना चाहूँ उससे पहले ही वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रशियंस और यूक्रेनियंस के लिए इस वॉर में प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे के ऊपर हैवी नहीं हो पा रहे। ड्रोन्स उसके पास भी हैं, उसके पास भी हैं, हम एक दूसरे को मारे कैसे? तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं। और हमारे पास जो ड्रोन्स हैं इंडिया में, हम DJI Mavic यूज़ करते हैं और एविटोल पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आ गए, ये सब चाइनीज़ ब्रांड है। और इन फ्यूचर अगर हमारी वॉर चाइना से हो जाती है, जो कि हो सकती है, तो क्या हम ड्रोन्स चाइना से मांगने वाले कि सर हमें ड्रोन दे दो, हमें आपके साथ वॉर लड़नी है? वो सप्लाई बिल्कुल बंद कर देगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम माइक्रोचिप्स नहीं बना पा रहे। तो ड्रोन से एक बहुत बड़ा खतरा है। ड्रोन से सामने वाले को एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है हमारी, और ड्रोन से आर्टिलरीज को, उन तोपों को, दुश्मन की तोपों को पता लग जाता है हमें कहाँ शूट करना है। उन कम शेल्स में ज़्यादा सैनिक मर जाते हैं हमारे। तो ड्रोन से एक बहुत बड़ा असर वो है। ड्रोन में गोलियां भी होती हैं? एक्चुअली 3-4 टाइप के ड्रोन है, और अब एक और टाइप का आ गया जो मेरे यहाँ से निकल जाने के बाद, अच्छा मेरे निकल जाने के बाद ही है, वरना उससे बचना बड़ा मुश्किल है। क्या था ड्रोन? 3-4 टाइप के ड्रोन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रिकॉनेसेंस है, रशियन में उसे क्रिलॉ कहते हैं। वो एक्चुअली सिर्फ लोकेशंस देखता है और उसमें कोई हथियार नहीं होता। वो हेल्प करता है दूसरे ड्रोन ऑपरेटर्स की और आर्टिलरी यूनिट्स की, तोपों की जो यूनिट है, कि वरागी कहाँ पे है। रशियन में वरागी कहते हैं दुश्मन को, एनिमी कहाँ पर है। और उससे खतरा है बट इतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद 2-3 ड्रोन्स और हैं जैसे कमिकाज़े, और कमिकाज़े को FPV कह सकते हैं हमारी नॉर्मल भाषा में। उसमें एक्चुअली आरपीजी लगा होता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा कंधे पे रख के वो चलाते हैं ना, क्या हाँ कहते हैं हाँ उसको? हाँ, वो RPG, मिसाइल। हाँ RPG, उसको रशियन में आरपीजी कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, रिवर्स इंजीनियरिंग करी। उस आरपीजी का जो पीछे का हिस्सा है, जो रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, उस हिस्से को हटा दिया और आगे से कट करके 2 वायर्स निकाल दी कॉपर की, एक प्लस एक माइनस। तो होता क्या है, वो FPV ड्रोन के ऊपर बंधा रहता है टाई से या टेप से, और जब कोई सोल्जर दिखता है वो जाके बस टकराते हैं और वो 2 जो प्लस माइनस की वायर्स हैं टच हो जाती हैं, बाम, एक्सप्लोजन। और ब्रोनिजिलियत बुलेट प्रूफ जैकेट आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जिस पे वो टकराते हैं वो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं खुल के, आधा इधर आधा इधर। मैंने ऐसे बहुत किस्से देखे हैं मैंने, और मैं भी कई बार बचा उस चीज़ से। तो FPV एक ये है। दूसरा है बाबा यागा। वो एक्चुअली बड़े फार्मिंग ड्रोन्स हैं जो हमारे यहाँ फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसमें एक्चुअली ऐसे 6-7 रॉकेट्स को और टेप से जोड़ देते हैं। 6-7 ऐसे रॉकेट्स को नॉर्मल टेप से जोड़ते हैं, उनकी वायरिंग वगैरह इस तरीके से कर देते हैं कि आपस में कनेक्ट हो जाएं। उसमें फिर वो प्लस माइनस की वायर होती है, और वो एक्चुअली यूज़ होता है मोस्टली टैंक्स के ऊपर, दुश्मन की तोपों के ऊपर। जहाँ ज़्यादा सैनिक है वहाँ पर ब्लिंदाश में, बंकर में वो सिर्फ बॉम्ब गिराता है और उसके बाद एक्सप्लोजन इतना बड़ा है कि बचना लगभग नामुमकिन है। और इसके बाद आजकल एक ड्रोन और आ गया यूक्रेनियंस के पास, उसमें डायरेक्ट उन्होंने आफ्तामाद लगा दी है। असॉल्ट राइफ़ल को रशियन में आफ्तामाद कहते हैं। उसमें डायरेक्ट उन्होंने एक राइफ़ल लगा दी है, दुश्मन को देखने पे वो शूट करती हैं। भाई एक ग्रेनेड होता, एक रॉकेट होता तो मैं देख लेता, चलो कोई नहीं, मैं इधर उधर भाग के बचा लूँगा अपने आप को कहीं झाड़ियों में, पेड़ों में निकल के। अब मैं इस बंदूक से कैसे बचूँ जो ऊपर से चल रही है? बिल्कुल। तो फिर अच्छा मेरे निकल जाने के बाद आई ये वापस कब आए हो आप? मैं वापसी आया हूँ 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को, पिछले महीने? हाँ। तो क्या है अभी आज की करंट सिचुएशन, क्या है वहाँ पे? करंट सिचुएशन ख़राब है। लोग पे लोग मर रहे हैं, मीट ग्राइंडर बन गया है, बस लोग आते हैं और मर जाते हैं। और मैं इतने महीने तक मैं टिका रहा, भगवान की दया है मेरे पे, मैं मरा नहीं, मैं ज़्यादा हैवीली इंजर्ड नहीं हुआ। अदरवाइज़ मैं जिससे भी मिला हूँ, कोई इंजर्ड हो गया, किसी का हाथ पाँव चला गया, कोई मर गया। जिसने मुझे घड़ी दी वो एक ईरानियन दोस्त है मेरा, वो ईरान से, उसने भी वॉर लड़ी है सीरिया के अंदर। अब उसका एक पैर में प्रॉब्लम, उसका पैर नहीं है, नीचे टखने के नीचे पैर चला गया, एक आर्टिलरी शार्पनर उसके पैर में घुस गया था। तो अब उसका पैर नहीं है, मॉस्को में उसका इलाज चल रहा है। जिसने ये क्रॉस दिया था वो मारा गया, जिस ऑफिसर ने ये जैतौन दिया था वो भी मारा गया।
जिसने टी शर्ट गिफ्ट में ख़रीद के दी थी मुझे वो भी मारा गया। तो फिर ऐसे ही चल रहा है वहाँ पे, बस लोग जा रहे हैं और मर रहे हैं। कितनी कितनी दिन पर ये लड़ाई चलती रहती है? आप जैसे 3 महीने रह के आए हो, तो लड़ाई कैसे होती है? 24/7 तो आप सोते कब हो फिर? एक्चुअली क्या होता है, रोटेशन में काम चलता है। मैं सो रहा हूँ ब्लिंदाश के अंदर। वो एक्चुअली ब्लिंदाश में आपको बताता हूँ, हम हाथों से फावड़ा होता है, रशियन में उसे लापाता कहते हैं, उससे ज़मीन को खोदते हैं, ऐसा रूम बना देते हैं ज़मीन के अंदर, और आसपास के जो पेड़ हैं उनको काट के छत बना देते हैं ताकि बॉम्बिंग हो इधर उधर आसपास। तो उसकी जो शार्पनेल है, क्योंकि धमाका हमेशा वी शेप में होता है, जहाँ गिरा धमाका हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी उसके शार्पनेल जाते हैं, टुकड़े जाते हैं उसके बॉम्ब के। अगर हम थोड़ा ज़मीन के नीचे हैं तो हम सेफ़ हैं, अगर थोड़ा सा एक्सप्लोजन दूर है। लेकिन अगर डायरेक्ट हमारे छत के ऊपर होगा तो वो तो नहीं बच सकते। तो हम उसके अंदर ही सोते हैं, उसके अंदर ही खाते हैं, उसके अंदर ही सारा हमारा सामान तो होता है। वॉर में नींद कैसे आती है? आप एक तरह से लड़ रहे हो, दुश्मन गोलियां मार रहा है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं जब पहली बारी वॉर में जब लेके जा रहे थे एक सेफ़ जगह से, यूक्रेन के अंदर ही गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कोई वॉर नहीं है। बट जब मैं गाड़ी में थोड़ा एरिया के पास पहुंचने लगा, जो गाड़ी चला रहा था मेरा दोस्त शज़ाम, शज़ाम नाम उसका निक नेम है, रियल नेम नहीं है। तो उसने कहा ये ड्रोन नहीं उड़ रहे, ड्रोन नहीं उड़ रहे, सामने लगा ड्रोन उड़ रहा है, छुप जाओ। मैंने कहा यार इतना डरा हुआ क्यों है ये? तो फिर उस टाइम तो ही जोक चल रहा था। फिर एक जगह पे हमने गाड़ी रोकी, फिर मैंने अपनी आंखों से धमाके देखे, बाम बाम। मैंने कहा यार कहाँ आ गए? ऐता भाई ना, इट्स वॉर। तो फिर मैंने कहा अच्छा। फिर वो एक बिलिंदाश में लेके गया, दूसरा बंदा गाड़ी चला के वापसी ले गया। मैंने कहा हम हैं कहाँ पे? फिर वो मैप में दिखाने लगा, ऑफलाइन मैप था हमारे पास, बड़ा सा चिट्ठे, एक बड़ा सा अखबार था, मतलब बड़ा सा एक चार्ट था, उसमें हमने देखा हम यहाँ पे हैं, 300 मीटर पे यूक्रेनियन है। ओ, 300 मीटर पे? हाँ। तो फिर उस मुझे बोल रहा था हमेशा अपनी बंदूक तैयार रखना, 4 मैगज़ीन साथ यहाँ पे लगा के रखना, एक मैगज़ीन उसमें हमेशा लॉक खुला रखना, ठीक है। और तब सबसे बुरी बात ये थी, उस जगह सिर्फ हम 2 ही बंदे थे। ये भी नहीं कि हम रोटेशन में थोड़ा काम कर लें कि तू सो जाए मैं जाग जाऊँ। तो फिर वो बंदा सीरियसली ले ही नहीं रहा था इस चीज़ को। वो बंदा कह रहा कॉफ़ी पिएगा, तिखो कॉफ़ी। मैंने कहा दिस वाई ना पोक हुई, मतलब वॉर भाड़ में जाए, कॉफ़ी पीनी है, मेरे पास बहुत अच्छी कॉफ़ी है। वो फिर अपनी कोई फार्म की कॉफ़ी लेके आया था, बड़ी महंगी सी, छोटा सा पैकेट था, उसने बनाई कॉफ़ी, और ऊपर से हमारी आवाज़ें आती नहीं, टन 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 बूम बूम बूम। तो फिर होता क्या है ना, रियलिटी क्या है, कोई भी, मुझे लगता है कि ना हर कोई बहादुर नहीं होता। मैं भी शायद नहीं था, मैं भी शायद नहीं भी हूँ। एक ना ऐसा लीडर होता है, या फिर आपका एक एनवायरनमेंट होता है, वो आपको ऐसा बना देते हैं। और मेरे एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा था, जो भी मेरे पास सोल्जर्स थे वो ट्रेंड थे, 2-3 साल हो गए उनको वॉर में हो गए, उनके लिए रोज़ की बात हो गई। और वो हर एक्सप्लोजन पे उस चीज़ का मजाक उड़ा देते थे। एक आया बाम, प्लोखा, वेरी बैड, मतलब बहुत बेकार निशाना है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, कोई बात नहीं, श्यू बाम, वाई आर यू वेस्टिंग योर आर्टिलरी, क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? तो थोड़ा सा वो मजाक में ले जाते थे, रशियन में करते थे वो सब चीज़ें। तो एक एनवायरनमेंट था, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छे लोग थे। मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और फिर 1-2 दिन मुझे थोड़ा सोने में प्रॉब्लम आई कि यार ये क्या है, बट कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ा थोड़ा आदत होने लगी। मुझे लगा कि यार शायद ऐसा ही होता है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। वापस क्यों आ गए फिर अभी आप? उसका भी बारे में भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं वापसी नहीं आना चाहता था। ऐसे बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वो वापसी आना चाहते थे। मैं नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, क्या उनका रीज़न था। शायद वो अपनी जगह सही हूँ। उनका कहना था कि हमने एजेंट्स के थ्रू ज्वाइन किया है, कई बंदे पंजाब से थे, हरियाणा से भी थे, और मैं उनसे मिला भी था आखिरी टाइम में जब निकाले गए। तो उनका कहना था हमें एजेंट ने झूठ बोल के ज्वाइन करवाया हेल्पर की जॉब वगैरह के लिए। तो मैंने कहा यार मिलिट्री में हेल्पर की जॉब नहीं होती, मिलिट्री में सब सोल्जर्स होते हैं और वो अपना काम सारा खुद ही करना पड़ता है उनको। तो उनका मतलब रीज़न ठीक है अगर वो उनको झूठ बोल के ज्वाइन किया गया है, बट ऐसे बहुत से इंडियंस थे जिनसे मैं मिला, ऐसे बहुत से नेपाली थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन किया और वो वापसी नहीं आना चाहते थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पे हूँ और वहाँ वॉर चल रही है तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, मैं बीच से उठ के आ गया हूँ। तो मैं नहीं आना चाहता था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं आना चाहते थे। अब हुआ यह कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब उन्होंने कहा कि हमें निकालो, इंडियन गवर्नमेंट को समझ आया यार हमने पीछे निकलवाए तो थे, ये आ कहाँ से गए। उनको ऑफिशियल्स ने बताया कि भाई ये दोबारा ज्वाइन हो गए या फिर कुछ बाद में आके ज्वाइन हो गए।
तो इन्होंने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट को, और जो कि अच्छा है उनके हिसाब से, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार हमारे आप लोगों को डिस्चार्ज कर दो। रशियन गवर्नमेंट के क्योंकि रिलेशन अच्छे हैं इंडियन गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं। अब मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं ना निकलूँ। उन्होंने क्या करा कि सारे इंडियंस को उठा के बाहर कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। मुझे 8 महीने कंप्लीट हुए थे और उन्होंने फिर डिस्चार्ज कर दिया। मैंने कहा यार मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, मेरे जो साथ के बंदे थे और जो मेरा ऑफिसर था उससे रिलेशन बहुत अच्छे थे, उसने मुझे बहुत कुछ गाइड किया था कि यार 5 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ना तो ऑफिसर बन जाएगा। और मैं ऑफिसर बनना भी चाहता था। और मुझे लगता था यार यूएस में कोई सिख है मिलिट्री में, और कनाडा में या फिर दूसरी और कंट्री जो है सिख है, पंजाबी हैं। रशियन आर्मी में कोई नहीं है यार। ओए होए, बड़ा मेरे दिमाग में है कि यार नहीं है अभी कोई। अभी भी कोई नहीं है। अब तो हम तो डिस्चार्ज हो गए ना। अब मैं चाहता था ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा भगवान को ठीक लगे, क्या कर सकते हैं। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, वहाँ वॉर चल रही है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, और आपने मुझे ऐसे उठा के बाहर कर दिया। मैंने आप पे विश्वास किया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप मुझे इतने टाइम पे रखोगे, इसके बाद आप एक्सटेंड कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा देखो यार ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने फिर डिस्चार्ज किया। मुझे वो सारे बंदे मिले भी जिन्होंने वीडियो डाला था, उन्होंने अपने अपने रीज़न बताया कि हम वॉर में नहीं आना चाहते थे और हम झूठ बोल के हमें एजेंट ने भेजा है, हम उस वजह से निकलना चाहते थे। और मेरे उनसे बहुत बार झगड़े भी हुए, मतलब जहाँ पे मैं रह रहा था उनके साथ। क्या होता है, डिस्चार्ज होने के बाद 2-3 दिन एक मिलिट्री पोजीशन पे हम थे, सेफ जोन था रशिया के अंदर ही, और हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार हो रहे थे डिस्चार्ज करने के। मेरे उनसे झगड़े भी होते थे। और 1-2 दूसरी स्टेट्स के बंदे थे, उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, रशियंस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि यार जो हो रहा है होने दे, वैसे भी वहाँ क्या है यार, लोग मर रहे हैं, ये है वो है। बट मैं शायद यहाँ के लिए ना थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं था। जब मैं वॉर से निकला, मैं नॉर्मल लोगों को देख रहा हूँ और मॉस्को को देख रहा हूँ या फिर नॉर्मल लाइफ देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है ये। लड़कियों नहीं थे। हाँ, ये इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, ये इसको शराब चाहिए, इसको क्या चाहिए। और बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। और वहाँ पे लाइफ थोड़ी अलग है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, मेरी उम्र आपको बहुत छोटी लग रही है, 24 साल। मेरे साथ में कई स्टोरमा में जिन्होंने काफ़ी मेडल लिए हैं अभी रशियन गवर्नमेंट से और बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत सारे जो एनिमीज थे उनको भी शूट किया है, उनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल है। और वो कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं, और कुछ उसमें मोबिलाइज हैं जिनको रशियन गवर्नमेंट ने ही भेजा है। क्या है कि रशिया में 18 साल का होने के बाद 2 साल मिलिट्री में सर्विस देना ज़रूरी है। बट जो अब 18 साल के हुए हैं उनको वॉर में नहीं भेजा गया, वो मिलिट्री सर्विस देंगे बट सेफ जोन में। बट ऐसे बहुत से थे जो 18 साल के होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें सेफ जगह जाना ही नहीं है, हमें वॉर में जाना है। कौन जीतेगा भाजी दोनों में से? भाजी वॉर कभी कोई जीतता ही नहीं है, रियलिटी ये है। वॉर में सिर्फ फ़ायदा या नुकसान होता है, और नुकसान और फ़ायदा दोनों का ही होता है। यूक्रेन के खुद कुछ फ़ायदे होंगे, नुकसान तो उसको हो ही रहा है, काफ़ी लैंड वो खो चुका है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसे होंगे और सपोर्ट जो मिलेगा वेस्ट की तरफ से। रशियंस के पास नुकसान, लोगों का नुकसान हुआ है, काफ़ी सोल्जर्स मरे यूक्रेनियंस के भी हैं। रशियंस का पैसे का भी थोड़ा नुकसान हुआ है। बट रशिया के साथ एक चीज़ अच्छी हुई, वो टाइम के साथ इवॉल्व कर गया। जैसे जब ये वॉर शुरू हुई उसके बाद वेस्ट ने सैंक्शन लगा दिए कई तरीके के, आपके रूबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते, डॉलर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जो डॉलर रिजर्व था रशिया का, उसको ब्लॉक कर दिया कि आप ये यूज़ नहीं कर पाओगे। कई सारी फॉरेन कंपनीज थी जिन्होंने रशिया को छोड़ दिया, मैकडोनल्ड, KFC, बहुत से, हाँ जितनी भी अमेरिकन कंपनी थी सब ने उसे छोड़ दिया। और शुरू में ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, बट टाइम के साथ रशिया इवॉल्व कर गया। और उसके बाद अब जैसे आप देख ही रहे हो, रशिया ब्रिक्स की तरफ बड़ा जोर दे रहा है। रशिया अब दूसरी कंट्रीज़ को ये कह रहा है कि जैसा मेरे साथ हुआ है, सैंक्शंस लगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो स्टेबल हो जाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप डॉलर पे डिपेंडेंट ना हो, वेस्ट पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट बनो। तो अब ये चीज़ें हो रही हैं। हथियार भी परी सबसे ज़्यादा तो रशिया के पास ही है। हाँ, रशिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और बहुत सारा सोवियत उनके पास सामान रखा हुआ है अभी भी। मतलब सोवियत यूनियन के टाइम पे इन्होंने हथियार इतने ज़्यादा बनाए, वो आज भी चल रहे हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी वो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं। घर की आर्टिलरी, घर के टैंक, घर की राइफल, सब कुछ घर का बन रहा है उनका। तो वो टाइम के साथ और ज़्यादा इवॉल्व उन्होंने किया। कुछ चीज़ें थी जो फॉरेन से आती थी, जर्मनी से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से आती थी, वॉर में भी आ रही है। अब क्या हो रहा है कि वो ज़्यादातर चीज़ें खुद ही बना रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें वो नहीं हो पा रही पूर्ति, तो वो चाइना से जा ही रहा है। ये वॉर के बाद चाइना दोनों को दे रहा सामान? नहीं,
चाइना के रिलेशन रशिया के साथ ज़्यादा अच्छे हैं, तो चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है काफ़ी चीज़ों में, बट हथियार नहीं दे रहा भाई रशिया। बाहर वॉर का माहौल कैसा होता है? जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही है कि देश का देश जल रहा है, लोग मर रहे हैं, रोडों पे पड़े हैं, आर्मी है, मुंह ढके हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं? पाजी मैं ना सच बताऊँ ना, मैं जब एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं रज़ान में एक बंदे से मिला था, दो बंदे थे, नाम नहीं लूँगा मैं। एक बंदा था वो इतना बड़ा घुसा था, मतलब उसने कहा रशिया हमारा दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, इंडिया को लोग भेजने चाहिए, और क्या क्या हम अपने देश के लिए लड़ मर सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है। मैंने कहा यार क्या पिक्चर देख के आया क्या, वो देशभक्ति, तुझे क्या लगता है वॉर में जाएगा देशभक्ति के गाने गाएगा और वॉर लड़ेगा? ऐसा नहीं होता भाई। उस टाइम उसने वॉर नहीं देखी थी। और एक दूसरा था, वो अब नहीं है, वो मारा गया, इंडियन था, और वो मुझ पर काफ़ी ट्रस्ट भी करता था। तो उसने कहा कि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, उसके समझ आ गई थी बंदे के, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मगर वो भी घर नहीं जाना चाहता था। और जो देशभक्ति के गाने गा रहा था वो मेरी बातें सुन के डर गया, जो कि अच्छा हुआ। मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ, एक बंदे की तो ज़िंदगी बची। वो इंडिया वापसी चला गया, उसने वॉर में नहीं जाना कैंसिल कर दिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापसी दो, मुझे नहीं जाना, कैंसिल कर दो। अच्छा हुआ, चलो मुझसे कुछ तो अच्छी चीज़ हुई। लेकिन ऐसी मेंटालिटी वाले लोग जो सोचते हैं कि हम देशभक्ति के गाने गाएंगे वहाँ पे और वॉर लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, लोग मरते हैं, दिमाग काम नहीं करता, ना अच्छा खाना है, पीने को पानी नहीं होता, कभी कभी 3-3 4-4 महीने ना ही नहीं होते, तो नींद पूरी नहीं हो रही। मेरी खुद की जो फ़ोटोज़ है पुरानी वॉर से पहले की, उसमें ठीक है थोड़ा सा हेल्दी हूँ मैं, और वॉर में जाने के बाद आंखें सूजी हुई हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, 3 महीने 4 महीने से नहाया नहीं हूँ, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, दिन में एक बार खाना खा लिया, कल का पता नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास खाना मैंने खा लिया, राशन ख़त्म हो गया, मैं फ़ोन करूँगा पीछे से ब्लिंकिट वाला लेता आएगा, अरे भैया सामान पकड़ो आपका, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे कुछ चाहिए, पीछे से सप्लाई चाहिए, तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनती है, पूरा एक रूट बनता है कि सामान कैसे आएगा, किसी की जान ना जाए, हर चीज़ होती है। जो मेरे लिए सामान आ रहा है, खाने के लिए आ रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको वेस्ट नहीं करना। भाई उसको लाने के लिए शायद कोई मारा गया हो, क्योंकि एक बंदा सामान नहीं लेके आता, हर एक बंदा थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके दूसरे बंदे को पकड़ाता है, वो कैसे कैसे उस पोजीशन से निकलेगा। होता क्या है खाने में वहाँ पे? खाने में मैं जो प्रेफर करता था, मतलब होता है कि मैं गाय का मांस नहीं खा सकता था, मैंने बोला हुआ था उनको, और रशियंस ने मेरे इस चीज़ में बहुत ध्यान ध्यान रखा। उनको पता है, सभी रशियंस को पता है कि हम गाय का मांस नहीं खाते हैं इंडिया में। तो वो मेरे लिए कुछ और चीज़ें ले आते थे, जैसे कैन में ना पिग का मीट आता है, फ़िश आती है, नट्स होते हैं, कैशूज़ वगैरह, काजू बादाम, सूखे आम हो गए, सुखोए मांगो कहते हैं रशियन में, सूखे आम हो गए, ऐसी चीज़ें। मतलब मेरे लिए अच्छा था, उन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो क्या करते थे, पीछे फ़ोन करके जो भी ऐसा हो सकता था, उन्होंने कहा जो भी ऐसी चीज़ है जिसमें गाय का मांस नहीं है वो भेज दो, तो जिमी के लिए ये रहेगा, बाकी वो अपने लिए तो गाय का मीट वगैरह खाते ही थे। और मुझे ऐसा खाने में प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी। हाँ, भुखमरी के हालात थे, बट वैरायटी मुझे ठीक मिल गई। मैं वहाँ पे जो मिल जाए आप किससे लड़ते थे, मतलब बंदूक से के मिसाइल से के आइटनरी, क्या कह रहे थे आप? मैं पहले शतुर्मवीक था, मतलब राइफल से मैं शूट करता था, AK-47 टाइप? AK-47 अब रशियन आर्मी यूज़ नहीं करती, सोवियत टाइम पे यूज़ करती थी। AK-47 ठीक है, रिलायबल जैसे कहते हैं, रिलायबल है, ये बट तो उसका सबसे अच्छा हथियार है वो, मतलब। उसका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, 7.62 कैलिबर, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। और ये यूट्यूब पे पता नहीं क्यों ऐसा फैला रखा है भाई, AK-47 को आप कीचड़ में रख दो, पानी में रख दो, 1 साल बाद भी निकालो चलाओ, ऐसा नहीं होता। हर एक राइफल लोहे की बनी है, सॉरी मेटल की बनी है, कुछ भी मेटल हो सकता है, जंग खाती है, सफाई चाहिए उसको, ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी निकालो और चला दो, ऐसा नहीं होता। बंदूक को जब भी आप फायर करोगे, मैंने आज उसे फायर किया तो उसे सफाई मांगती है, वो सफाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो मैं चलाने जाऊँ, अरे भाई ये तो चल ही नहीं रही, यूक्रेनियन क्या है, अच्छा कोई नहीं मैं चला देता ऐसा नहीं होता। तो कौन कौन सी चलाई हैं आपने फिर वहाँ पे? मैंने AK-74 चलाई हुई है और AK-12। पीछे मैंने 1-2 वीडियो में गलत कह दिया था, AK-112 कह दिया था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। रशियंस में कभी भी हम इंग्लिश वर्ड यूज़ ही नहीं करते, 100 200 100 आका देवित्सनाथ, ये नंबर हम यूज़ करते हैं, मतलब AK-12। अब मैंने एक वीडियो में बोल दिया 112, इट्स AK-12 एक्चुअली। सो कभी मैंने AK-12 रशिया में यूज़ नहीं करा वर्ड, हमेशा रशियन वर्ड यूज़ करते हैं। AK-74 नहीं बोलेंगे, आका सिमचितीरी। RPG चाहिए,
आरपीजी नहीं बोलेगा, वो क्या चो होता है, आरपीजी क्या होता है, एरपैगा, एरपैगा, ग्रेनेड, ग्रेनेड, ग्रनादा, ग्रनादा, हाँ दा। तो वो है कि इंग्लिश ग्रेनेड भी चलाए आपने वहाँ पे? चलाना पड़ेगा, और वॉर में ग्रेनेड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं ट्रेंचेस में डालने के लिए। मैं अगर मुझे कोई पोजीशन में घुसना है, मान लो गली है कोई, क्योंकि वहाँ ट्रेंचेस होती हैं, पतली पतली गलियाँ होती हैं, नालियाँ बनी होती हैं ज़मीन के नीचे, तो जो जितने भी मोड़ होते हैं उसमें मैं ऐसे देख नहीं सकता, हाँ जी भाई साहब आप हो यहाँ पे, नहीं ऐसे नहीं होता। तो ग्रेनेड पहले डाला जाता है, बाम, इसका ग्रेनेड फट गया मतलब वहाँ कोई होगा नहीं, फिर उसके अंदर घुसो, कोई अगर दिखा तो उसे शूट करो, लेफ़्ट राइट में राइफ़ल थोड़ा टेढ़ा करके शूट करो, ठक ठक ठक, शूट कर दिया, थोड़ा सा देखो कोई है नहीं है। तो ग्रेनेड्स बहुत ज़रूरी है वहाँ पे पोजीशंस को खाली करने के लिए। कितने बंदे मारे भाजी आपने वहाँ पर? भाई मैं ऐसा कह नहीं सकता, रीज़न ये है कि मुझे फ्यूचर में अगर वेस्ट की कंट्री में जाना पड़ा ना तो मुझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तब मैं कहूँगा, इसलिए मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है भाई। मैं वॉर में गया था बट मैंने किसी को मारा नहीं, बट अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो वेस्ट की कंट्री में जाना बड़ा मुश्किल हो पर जाएगा। मारे बहुत होंगे वॉर में जाके आए हो भाई, मैं डिनर करने क्या गया था साथ कौन आया आपके भाजी, फैमिली कैसे? मेरे पापा हैं। मतलब पापा आपके बैठे हैं, आपकी स्टोरियां सुन रहे हैं, जब इन्होंने पहली बार सुनी होंगी तो कैसा रिएक्शन है फादर साहब का और आपके? वीडियो बनने के बाद देखेंगे वो भी पहली बार सुन रहे? हाँ मैंने अभी उन्हें ज़्यादा बताया नहीं है, अभी वो वीडियो देखने के बाद समझेंगे। ये आपका दूसरा पॉडकास्ट है? हाँ जी। अभी ये कैसे बना पॉडकास्ट का, कैसे बना आपका? मैंने कहा यार काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं जो मुझे शेयर करने चाहिए, और कई लोग वॉर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, वॉर बहुत अच्छी है, बहादुरी, देशभक्ति, बट एक्चुअल में जो वॉर में 2-3 साल से हैं उनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता हमारा देश जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। वो थक चुके हैं। भाजी 2-3 साल से कौन होगा वॉर में यार, हैं लोग? हैं पाजी, प्रेसिडेंट ही होगा बस, बाकी तो आए चलाई चल रही होगी। पाजी जड़े रशियन आर्मी या कोई भी आर्मी शायद ऐसे ही होता होगा, जो बंदा बहुत अच्छा काम करता है ना उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उसको छुट्टी भी नहीं देंगे, और जो किसी काम का नहीं होगा ना भाई तू छुट्टी पे जा। तो वहाँ पे हैं 2-3 साल से जिनको छुट्टी भी नहीं मिली हुई है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे 2-3 दोस्त भी हैं जो अब जाके डिस्चार्ज हुए हैं, उन्होंने ये लिख के कह दिया कि ये लिख के दिया भाई हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और हमारे अपने लोगों के लिए खतरा हो सकता है। कितने भाजी मिलिट्री वाले होंगे वहाँ पर जो लड़ रहे हैं, कोई एस्टिमेट होगा? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜ਼ਾरों ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾरों सैनिक भेजे ने। लाखों लोग लड़ रहे हैं उनके पास। हाँ बिल्कुल, मतलब लाखों। ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं है जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, ये 3 साल से चल रही है और लोग बस जा रहे हैं और मर रहे हैं। मीट ग्राइंडर हो गया और छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अगर जंगल में जाके छुपूँ, वहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब्स हैं या फिर ऊपर से ड्रोन आते हैं, DJI मैविक्स, उनका जुगाड़ उन्होंने बनाया हुआ है। वो एक बॉम्ब है, वोक सिमनाथ से, रशियन में कहते हैं, इंग्लिश में है वोक 17। वो एक्चुअली बस गिरता है और ब्लास्ट होता है, उसके शार्पनल बहुत ख़तरनाक है और उससे बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं और बहुत लोग मैंने देखे हैं मरे। अगर सर में घुस जाएँ, गले में घुस जाएँ तो आपने जिंदा एनिमी कितनी नज़दीक से देखा अपनी वॉर में? अब मैं ये मारने वाली बात नहीं बोलूँगा। तो जिंदा जहाँ पे आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना रात के टाइम पे अंधेरा बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल मेरे सामने था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये रशियन है या यूक्रेनियंस है, बट यहाँ पे टेप बंधा होता है, उससे पहचान जाते हैं। रेड टेप है तो रशियन है और यूक्रेनियन है तो ब्लू होगा या येलो रहेगा। तो अगर उन्होंने रेड डाल ली फिर? नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। अगर उन्होंने रेड डाली तो गलती से उनका ही बंदा उनको मार देगा। इस चीज़ में बड़ा ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आपका कलर दिखाई वॉर दे। के भी कोई रूल्स होते हैं वहाँ पर? कोई रूल्स नहीं होते, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर में कोई रूल नहीं होता। जैसे लोग अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं, यार ऐसा नहीं होगा। बट ये एवरीथिंग इन फेयर इन लव एंड वाली वॉर वाली लाइन से मैं एग्री नहीं करता। एग्री आप नहीं करते ना, आपको दुश्मन तो कर ही रहा है। एक्चुअली वो ये भी डायलॉग जब अक्षय कुमार की फिल्म का आया था ना कि अगर प्यार और जंग में सब जायज़ है तो फिर एक आशिक जो तेजाब फेंक रहा लड़की पे वो भी जायज़ है। मैं लव के मामले में थोड़ा कच्चा हूँ, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड हुई नहीं है, बट वॉर के मामले में तो मैं कह सकता हूँ आप क्या मानते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग मिली है वो आपको करना पड़ेगा। क्या मिलता है भाई ट्रेनिंग में? दुश्मन दिखा मार दो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपना आदमी ना मारा जाए, क्योंकि जवाबदेही भी होती है वहाँ पे, मिलिट्री पुलिस भी है, आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आपने गलती से भी अपना आदमी मार दिया तो प्रिजन, 10 years ऑफ प्रिजन, ऐसा भी है। तो अपना आदमी का थोड़ा देखना पड़ता है। और मैंने बहुत करीब से देखा भी है। मैं गांधी जी का भक्त हूँ, मैंने किसी को मारा नहीं। तो फिर अब
आपके सामने है, आपको शूट करना ही पड़ेगा, वो आपको देख के वापसी तो जाएगा नहीं, या आपको जाने नहीं देगा। और उस टाइम पे ना पूरी बॉडी में एड्रेनलिन इतना ज़्यादा होता है, एड्रेनलिन इतना ज़्यादा होता है, आप जो जिस तरीके से अभी मैं सांस ले रहा हूँ ना वहाँ पे बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें, आपको बस जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होता है, बहुत ज़्यादा क्विक होती हैं चीज़ें। भाजी तरस नहीं आता वहाँ पर आर्मी में, ना दुश्मन को ना आपको? कैसा सवाल है मेरा? पाजी अभी आप कंफर्ट जोन में हो ना, अभी आपको तरस आएगा, बट जब आपको दिखेगा यार कुछ लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं या फिर मेरे आसपास घूम रहे हैं, आपको उनके पैरों के भागने की आवाज़ आ रही है और बहुत माहौल ख़राब हो जाता है, तब आप सोचोगे भी नहीं रहम, जो दिखा ठक 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 ख़त्म। नहीं तो वो आपको मार देगा। बिल्कुल। और इंसान की फितरत ये है, हमारे ब्लड में ऐसा है, जब हमें महसूस होता है कि भाई हमारे लिए ख़तरा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स है, इस समय रहम नहीं आता है, इस समय सिर्फ हमला करना आता है हमारे अंदर। अच्छा भाजी, जब आप आए हो अभी रशियन आर्मी से, तो इंडियन आर्मी ने आपको कांटेक्ट नहीं किया? क्योंकि जब आप आए हो कि भाई नहीं, बता actually, हमें कुछ वहाँ की चीज़ें। मैंने खुद मेल डाला था उनका कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, और वैसे तो मेरा 1.1 का नंबर भी बढ़ गया जब से मैं वॉर में आया हूँ, मेरा चश्मा लग गया, अब पता लगा मुझे वॉर से आने के बाद, और मैं लेसिक करवा लूँगा, ठीक हो जाएगा, बट मैंने मेल डाला उनको, क्या नाम है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। बट अब शायद जाना ठीक नहीं है, मेरे घर वालों को भी थोड़ा लगता है यार एक जगह से निकला है, अब दूसरी जगह फंसना बेकार है। उसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक्चुअली ड्रोन यूनिट में काम किया है, कई चीज़ें जो हमने हाथ से खुद बनाई हैं, कई ऐसे ड्रोन्स थे, कई ऐसी चीज़ें थी, और मेरे कुछ रशियन दोस्त हैं जो वहाँ से आर्मी से निकल चुके हैं, हम साथ मिलके कुछ हमने प्लान भी किया है, हम एक्चुअली ड्रोन्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं कुछ करने में, और मैंने कांटेक्ट किया है गवर्नमेंट को, और उस चीज़ का रिप्लाई मुझे आया भी है। तो अभी हम एक प्रोटोटाइप देना है आगे, और ये एक स्पाई ड्रोन होगा जो हम बना के एक प्रोटोटाइप दिखाने वाले हैं आगे, और हमें कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलने वाला है उसमें। भाजी लड़कियाँ भी होती हैं भाजी जंग में? रशियन आर्मी में लड़कियां हैं, और बट वो हमारी पोजीशंस में नहीं थी, थोड़ा थोड़ा दूर थी, वो आर्टिलरी यूनिट्स में थी, मतलब दूर से तोप चलाने वाला काम। और जो रशियन आर्मी है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये सोच थोड़ी अच्छी लगी, वहाँ लोग इस चीज़ के लिए पागल नहीं हैं, औरत मर्द बराबर हैं, औरत मर्द बराबर है, वो चीज़ में नहीं है। वहाँ लड़कियाँ मैंने बहुत सी देखी जिनका जवाब था भाई औरत मर्द बराबर हो ही नहीं सकते। जो मिलिट्री में है जो लड़कियाँ वो ऐसा कह रही हैं, अगर औरत मर्द बराबर होते दुश्मन से आप डायरेक्ट मर्द ही लड़ते ना, सॉरी औरतें भी लड़ती ना। अभी तो आप देख रहे हो मर्द ही लड़ रहे हैं वहाँ पे, मर्दों की ज़रूरत है वॉर में। वॉर में पीरियड्स आए हैं या कुछ इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, लेडीज़ के लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पे, और ज़िंदा हाथ लग गए तो फिर तो और बुरा हाल। यूक्रेनियन साइड से बहुत लड़कियां हैं, रशियन साइड से भी बहुत हैं, स्नाइपर्स हैं कई, और वो थोड़ा सा दूर ही रखा जाता है उनको। बट कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं, यूक्रेनियन साइड भी रशियन साइड भी हैं, जो अपनी मर्ज़ी से मेडिक बनी हैं, जो आमने सामने लड़ रहे हैं उनकी हेल्प करती हैं, बैंडेजेस वगैरह, या फिर कोई इंजर्ड हो गया उसकी हेल्प करना, तो मेडिक का काम कर रही हैं। हर तरह की दुनिया है। पर जी जैसे वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे आगे कि वो वहाँ से मिसाइल आई सीधी सिविलियंस की बिल्डिंग में जाके चलेगी। हाँ, यूक्रेनियन साइड से बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स आते हैं, ग्राद कहते हैं रशियन में उसे, वो अनगाइडेड रॉकेट्स हैं, चलाया कहाँ गिरेंगे किसी को नहीं पता, और यूक्रेनियंस शूट कर रहे हैं यूक्रेनियन लोगों के ऊपर ही। जिस टेरिटरी को रशिया कब्जा कर चुका है वहाँ पे कई यूक्रेनियंस रहते हैं, उनका हाल बहुत अच्छा है, हम उनसे पैसे दे के सामान खरीदते हैं, जो सेफ़ जोन है, वॉर जोन में नहीं है कोई भी सिविलियन, और सेफ बहुत अच्छे रिलेशंस है, बट हमें ये ऑर्डर्स हैं अपने सीनियर से, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करोगे, ठीक है, और आप उनसे अकेले में नहीं मिलोगे, शॉप वगैरह है उनकी, हम पैसे दे के सामान खरीदते हैं, ज़्यादा बात नहीं होती, रिलेशन ठीक है उनसे। बट वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स पे या कहीं दिखाते हैं कि यहाँ यूक्रेनियंस के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं वहाँ पे, जैसे एक बूढ़ी औरत थी यूक्रेनियन, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो रशियन आर्मी उसको राशन वगैरह देती थी, राशन घर का जो राशन होता है खाने पीने का। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियंस का बहुत बुरा हाल है, और रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि अब ये लोग रशिया में आ चुके हैं, ये टेरिटरी हमारे पास है, तो यहाँ के लोग भी अब हमारे हैं, सभी को रशियन पासपोर्ट मिल रहे हैं, और जो भी रशियन बेनिफिट्स होते हैं हर एक नागरिक के, फाइनेंशियल या मेडिकल, वो ले सकते हैं। भाजी क्यों हो रही है ये जंग, कब तक चलेगी? आम लोगों का, आप जैसे फौजियों का क्या कसूर है जो लड़ रहे हैं मर रहे हैं, लड़ रहे हैं मर रहे हैं? कह रहा मैं फौजी नहीं रहा, ये बड़ी दुख की बात है। देखो यार, ये सब पॉलिटिकल है, बट आई होप ये वॉर जल्दी ख़त्म हो। वॉर काफ़ी लंबी खिंच चुकी है, 3 साल होने को आए हैं, अब शायद ये यूएस के इलेक्शंस होंगे, अब जो नया राष्ट्रपति आए, आई होप ट्रम्प आए, बिकॉज ट्रम्प ने कहा था पीछे
कुछ दिन पहले कि अगर मैं बन जाता हूँ प्रेसिडेंट, मैं यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दूंगा और मैं इस चीज़ पे जोर दूंगा कि ये वॉर को रोका जाए। बट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आज भी कहते हैं कि हमें हथियार दो, हमें पैसे दो। और ट्रंप का कहना है पैसे क्यों दो, क्यों दें आपको, क्यों चाहिए पैसे, इस चीज़ पे फोकस करो कि ये वॉर रुक जाए। दोनों ही बड़े बेशर्म ने, रशिया वाले भी ये, मतलब ये दोनों प्रेसिडेंट, मतलब रशियंस का कहना बस ये है और मुझे वो सही भी लगता है। क्या है कि बहादुरी सब कुछ नहीं होती। अगर मुझे मैं अपनी नज़र में अगर मैं बहादुर हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहादुरों की कमी नहीं है दुनिया में। अजमल कसाब भी बहादुर था तभी यहाँ पे आ गया। आप उस बहादुरी को किस चीज़ के लिए कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। 100%। अब ये रशियन साइड मुझे सही क्यों लगी, रशियंस का कहना है भाई ये तो पार्ट हमारा ही था, गलत तरीके से लकीरें खींची हैं। जिन लोगों को हम अंदर लेना चाहते हैं, जिन टेरिटरीज़ को हम अंदर लेना चाहते हैं, वो रशियन बोलने वाले लोग हैं, यूक्रेनियंस तो है नहीं। तो हम तो अपनी जगह गलत है नहीं। और अगर हम नहीं भी लेते, आप एक चीज़ हमारी मान लो, आप नेटो ज्वाइन नहीं करोगे, आप फॉरेन आर्मी का, एक फॉरेन कंट्री की आर्मी का जो बेस है, मिलिट्री है, वो यहाँ पे नहीं लेके आओगे। वो तो कर ही चुके हैं अब। नहीं, अभी नहीं हुआ है। बट हो क्या रहा है कि यूक्रेनियन साइड से कई ऐसे सोल्जर्स हैं जो यूएस से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो वहाँ सोल्जर्स हैं अपनी कंट्री में। बट उनकी गवर्नमेंट करी है कि आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आप यूएस सोल्जर हो, आप एक काम करो, यूक्रेन की आर्मी में जाओ, उसको बोलो हमें आपकी आर्मी ज्वाइन करनी है। तो वो लोग अब यूक्रेन की आर्मी ज्वाइन करके आ रहे हैं। अब रशिया में भी यही हो रहा है, कई फॉरेनर्स आके ज्वाइन कर गए। और इस चीज़ में मेरे को बुरी बात ये लगी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा है, इंडिया। और गवर्नमेंट ने अभी नंबर बताया कि 100 से भी कम इंडियंस है जो रशियन आर्मी में गए। मैंने कहा यार इतनी बड़ी आबादी वाला देश और सिर्फ मुट्ठी भर लोग गए हैं, मतलब बहादुरों की कमी इतनी है हमारे पास। तो बड़ा ही ख़राब लगा क्यों मुझे। लगता है आपको, क्यों नहीं गए? शायद कुछ ज़्यादा ही अपनी जान से प्यार है या फिर कंफर्ट जोन चाहते हैं, मुझे ऐसा जान से लगता है। प्यार होना गलत है। बट और भी लोग हैं इस दुनिया में जो जा रहे हैं। पर क्या पता कुछ मेरे जैसे लोग ना लड़ना चाहते हैं और ना लड़ता देखना चाहते हैं, नहीं, जिम्मेदारियां अपने पेरेंट्स को लेके, जिस सोसाइटी में मैंने जन्म लिया उसको लेके, क्योंकि हमारी भी तो वॉर चल रही है ना एक सोसाइटी में। सच कहूँ तो मुझे जलन हुई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को देख के। मैं थोड़ा सा एनवी हो गया। मैंने कहा नेपाल एक छोटा सा देश और यहाँ से इतने सारे लोग, और हमारे यहाँ से ये। और जब वीडियो डाला इंडियंस का कि हमें निकालो, मुझे बुरा ये नहीं लगा कि इन्हें निकालो, भाई मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा आपको बुरा लगे। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि आप निकलवाना चाह रहे हो। यार ये पंजाबी क्यों है यार, ये जो बाहर आना चाहते हैं, काश कोई और हो जाता। ओए होए, जब भी नहीं बर्दाश्त चुकता। हाँ, बड़ा मुझे ख़राब लगा। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, बट मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। नहीं, शहर का लेना देना नहीं है पंजाबी होने से। हाँ वो बात ठीक है। पंजाबी चाहे अमेरिका में भी जन्म ले जाए, वो खून तो पंजाबी है ना। हाँ तो बस आपके मैं, पिताजी अभी केस रखे हैं, उन्होंने सरदार जी हैं वो, तो खून तो आप उनका ही हो ना। तो फिर वो हाँ वो चाहे बात ठीक है, बंदा केस कटा ले, चाहे वो दाढ़ी ना रखे, पर खून तो वही रहेगा ना। वो गल ठीक है। पर मैं जो उन्होंने नाल पर्सनली मिला, उन लोगों से जब पर्सनली मिला, मुझे भी उनकी घर की प्रॉब्लम्स पता है कि उन्होंने कि भाई हम तो वॉर में आना नहीं चाहते थे, हम तो अपना एक अच्छा करियर चाहते हैं। मैंने कहा यार मैं ये नहीं चाहता कि आप ही ज्वाइन करो, लेकिन मैं चाहता था कि यार बहुत बड़ा नंबर हो इंडियंस का आर्मी में। ये नेपाल एक छोटा सा देश, मुझे नेपाली पसंद है, मेरे बहुत से दोस्त हैं यार, इन्होंने इतने सोल्जर्स दे दिए इनको, हज़ारों में, 15,000 के आसपास डेटा बताया गया था, 15,000, और मेरे यहाँ सिर्फ 100। तो 100 भी नहीं, 100 से कम बता रही गवर्नमेंट। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, बट ठीक है, जो जिसको ठीक लगे। और अब सभी इंडियंस को डिस्चार्ज कर ही दिया, बट नेपालियों का नंबर बहुत बड़ा था और नेपाली बहुत फेमस है। और रशियन गवर्नमेंट का नेपाली गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ है, जो नेपाली मारा जाएगा उसकी बॉडी नेपाल जाएगी विद रिस्पेक्ट। और इंडियंस को दे डोंट केयर, डोंट केयर। बिकॉज इंडियंस का बहुत ख़राब रहा है वहाँ पे रिकॉर्ड शुरू से ही। इंडियंस को वॉर में नहीं जाना, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वॉर में नहीं जाना, तो उस चीज़ में बड़ा रहा। और उनके पास जवाब ये, इंडियंस के पास वही, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रांसलेटर नहीं था। बट जहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों जगह, दूसरी बार जहाँ ज्वाइन किया वहाँ भी ट्रांसलेटर था, एक जगह और ट्राई किया वहाँ भी ट्रांसलेटर था। और अब जब मुझे डिस्चार्ज किया है, इसके बाद भी मैंने 2-3 सिटी और ट्राई करी कि भाई मैं दोबारा ज्वाइन हो जाऊँ चौथी बार, तो वहाँ भी ट्रांसलेटर थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, इंडियंस को नहीं ले रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजन है। जीते जी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और एडवेंचर ले आए हो आप। एडवेंचर तो है, बट जब मैं देखता हूँ यार, मेरे काफ़ी दोस्त मारे गए, बहुत अच्छे लोग थे, और मुझे बड़ा बुरा लगता है। मौत के बारे में क्या सोचते हो? आर्मी वालों के लिए, जिस वॉर जोन से आप आए हो भाई, वहाँ पर तो मौत एक सेकंड, मेरे को लगता है एक सेकंड इधर उधर होती होगी, बस गोली यहाँ से निकलती होगी या यहाँ से निकलती होगी। मैं एक बार की बात बताता हूँ। मैं ब्लिंदाश में था,
मतलब जो मैंने आपको डग आउट बताया ना, बंकर टाइप होता है। मुझे टॉयलेट जाना था, मैं नया नया आया था उस टाइम पे उस जोन में। मैंने अपने दोस्त को बोला, शहजाद मुझे ना या कच्छू ईदी व टॉयलेट। उसने कहा मुझे, मैंने कहा मुझे टॉयलेट जाना है। उसने कहा कि ठीक है, थोड़ा सुन के जाना, ड्रोन ना उड़ रहा हो। मैं गया, सब कुछ क्लियर था, कोई ड्रोन नहीं उड़ रहा, मैं अपना काम कर रहा था जो मुझे करना है। मुझे आवाज़ आई श्यू श्यू, मुझे समझ नहीं आया क्या है ये, तब मैं नया नया था। मैं वापसी आया, मैंने कहा शहजाद यार बड़ी अजीब सी आवाज़ आई मेरे को। अच्छा, वो साथ आया, श्यू, एक और आवाज़ आई। वो खींच के मुझे अंदर ले गया, गालियाँ देते गया, राशन भी कहने लगा भाई स्नाइपर है, स्नाइपर ना कोई। तो वो स्नाइपर था जो मुझ पे शूट करने की कोशिश कर रहा था, बट बात बनी ही नहीं, क्योंकि उस दिन जो पोजीशन थी उसके आसपास हवा वगैरह बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि खुला एरिया है। जैसे इतने खेत है ना पंजाब से, वो खुला एरिया, यूक्रेनियन जी लैंड है, खुले खेत है, हवा चलती है ना, इन्नी आवाज़ आती है दरख्त की, पत्तों की, पेड़ों की। जंगल टाइप है। हाँ, जंगल टाइप भी है। कुछ जगह खुले खेत हैं, कुछ जगह छोटे छोटे जंगल्स हैं। तो हम ऐसे जंगल्स में ऐसे खड्डे खोद के, ऐसे बुलंदाश बना के वहाँ पर आराम नहीं करते थे आप लड़ाई करते करते कि चलो हम सो जाओ दी गाड़ी? आराम मिल गया ते कर लिया, जेकर दुश्मन दे होते गए जेकर वो दोनों में से हमला कौन करता था? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਾਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਨ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਰੀਅਲ ਵਾਰੀਅਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੜੋ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੋਂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਰਟਲਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਰਟਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਮ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟਲਰੀ ਫਟਣ ਨੂੰ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਫਟਣ 'ਚ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ। ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਰਟਿਲਰੀ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਲਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 3.5-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से जब आर्टिलरी शूट करेगी ना, तो उसके लिए हमें मारना बहुत आसान है, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। और ये बहुत ਰੌਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਰੌਕਟ 24 ਘੰਟੇ ਰੌਕਟ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਕਟ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ काफ़ी नुकसान पहुंचता है दुश्मन को बहुत नुकसान होता है इनके कारण। अब वो 1-2 सोल्जर्स पे इतना ज़रा इंटरेस्टेड नहीं है, बड़े टारगेट्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई इंडियन आर्मी का बंदा देख रहा हो, सिर्फ ड्रोन्स किसी काम के नहीं होंगे आने वाली वॉर में। अगर किसी ने मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, तो इसमें एक नाम था स्काईनेट। आज का स्काईनेट है स्टारलिंक। स्टारलिंक वो इंटरनेट डिवाइस है, और रशियंस को इतना नुकसान इस वजह से हो रहा है, उनके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं है, सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। वो किसी तरीके से जुगाड़ कर करके काम चला रहे हैं। स्टारलिंक से इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट पोजीशंस पता लगती हैं वॉर की, क्योंकि ड्रोन से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। आप देख सकते हो कि इस समय सीचस राइट नाउ बंदा कहाँ पर है। बट अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप टेलीग्राम नहीं यूज़ कर सकते। अब मैं अगर रेडियो पे किसी को कुछ बताऊंगा तो यूक्रेनियंस भी उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ेंगे और सुनेंगे। रेडियो पे बताना सेफ़ नहीं है, और इंटरनेट मेरे पास है तो मैं टेलीग्राम यूज़ कर सकता हूँ। और क्या क्या सीख के आए हो भाजी उस वॉर से? मेरे सबसे बड़ी बात। शुरू से ही मेरा ना काफ़ी ऐसी चीज़ों में ध्यान था कि यार कुछ सीख के जाऊँ। और मुझे ये पता लगा कि यार अगर आप रेडियो यूज़ करते हो, तो मुझसे एक दो बारी गलती हुई थी, बात अच्छा हुआ मैं बच गया। आपके साथ जैसे 4-5 लोग हैं, एक रेडियो पे कभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को बोलने मत दो। जैसे सोनू, मोनू, टोनू सब इधर है, नहीं, इसका मतलब यूक्रेनियंस के कान खड़े हो जाएंगे, 3 बंदे एक साथ, ये तो पार्टी हो गई। तो हमेशा अगर एक ग्रुप भी है तो एक बंदा ही बात करेगा, क्योंकि आवाज़ भी पहचान जाएंगे यूक्रेनियंस, और एक बंदे का नाम यूज़ होगा तो वैसे तो सारी मिलिट्री दुनिया की ऐसे ही करती होगी। एक बंदे की आवाज़ से ही होगा तो उनका थोड़ा ऐसा रहेगा कि चलो एक ही बंदा होगा। क्या क्या फ़र्क देखा भाजी अपने इंडियन आर्मी और ਭਾਜੀ रशियन आर्मी ਇੰਡੀਅਨ में? ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਤਗੜਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਤੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, मैं अपनी मम्मी ने कहा यार कॉफ़ी पिया दो, बड़ा पहाड़ तोड़ के आया तू। उनको बताया नहीं था मैंने वॉर में हो। शुरू से मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं वॉर में हूँ। क्या बताते थे भाजी? मैं नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। 8 महीने पागल बनाते रहे। कहाँ है फादर साहब? वाह यार, घर वालों को 8 महीने बोलते रहे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही था। तो बात करने को कब कब मिलता था फिर? कभी इंटरनेट मिल गया, कभी नहीं मिला, क्योंकि कुछ पोजीशंस पे हमारे पास इंटरनेट है। मैं इस चीज़ के लिए लकी था क्योंकि मैं ड्रोन यूनिट में गया, वहाँ पे इंटरनेट होता है। तो घर वाले ने पूछा नहीं वीडियो कॉल से दिखा तेरा मुखड़ा देखना? तो वीडियो कॉल के लिए मैंने एक वॉल बनाई हुई थी, वो उस वॉल पे सब कुछ अच्छा था, मतलब उस ब्लिंदाश के अंदर ही ब्लैक शीट लगा के, एक पेंटिंग लगा के भाई यहाँ सब कुछ अच्छा है, मतलब ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नहीं। मैंने कहा यहाँ पे हम सोते हैं, ये रूम लिया हुआ है, हॉस्टल में हूँ मैं, तो ऐसे होता था। कार ज़्यादा टका के फुद्दू खींचे। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि वापसी आ गया। क्या यार बात है यार भाजी। क्या सीख के आए हो फिर और वहाँ से? भाजी जिंदगी के बारे में क्या सीख के आए हो? मौत देखा है सामने, लड़ते मारते। समय बहुत बलवान है भाजी। तो मैं वेख्या कि भाजी कोई किन्ना भी ट्रेंड होवे तो दूजा बंदा बिल्कुल ट्रेंड ना होवे, किस्मत बड़ी मायने रखती है भाजी। किस्मत यकीन करते बहुत ज़्यादा भाजी। पहला नहीं करता सीगा, पर ना टाइमिंग ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਚੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 4-5 ਵਾਰੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ 4-5 ਵਾਰੀ? ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੌਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਜੀ, 24 ਘੰਟੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੌਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਏ, किसी ने उठा दिया, भाई यूक्रेनियंस आ गए, यूक्रेनियंस चलो भाई रेडी। मेरी राइफल का है, मेरा ब्रॉन्जी जिलेट का है, मेरा कास्क का है, हेलमेट को कास्क कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट को ब्रॉन्जी जिलेट, जूते छोड़ना, जूते यार वो आ जाएंगे जूते के बिना। और मैं अंडरवेयर में भी गया हूँ लड़ने, नहीं मतलब अपनी टेरिटरी के डिफेंड करने। अब देखने के लिए कौन है, बाद में उन्होंने बताया अपने ही बंदे हैं। क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, ड्रोन्स में थर्मल कैमराज होते हैं, वो ये तो देख सकते हैं कि कोई आ रहा है, बट ये नहीं पता कौन है, क्योंकि बॉडी की हीट से पता लगता है ना कोई आ रहा है कोई जा रहा है। उससे नज़र रखते हैं दूसरे के ऊपर, तो यूनिफॉर्म पता नहीं लगती उस टाइम पे। थर्मल कैमरा से सिर्फ गर्मी दिखाई देती है, वो वाइट कलर का दिखता है उसको।
ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵਾਲੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਬਸ ਲਿਫਾਫਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ तो कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा अभी पासपोर्ट लेने का तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे अगर किसी और कंट्री में जाना है, वेस्ट की कंट्री में, तो रशियन पासपोर्ट के साथ नहीं जा सकते, और इंडियन गवर्नमेंट 2 पासपोर्ट अलाउ नहीं करती। अभी आपके पास इंडिया नहीं? अभी इंडियन ही है, बट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ अपनी दिल्ली में यार, पोल्यूशन, ट्रैफिक, मैं सोच रहा हूँ वापसी जाऊँ, पासपोर्ट ले लूँ। वॉर ही सही है। नहीं मतलब वॉर में नहीं जाना पड़ेगा शायद अब, अगर मैं नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करूँ तो मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ रशिया में। हाँ, जी वहाँ पे प्रॉब्लम ये है अगर मैं पासपोर्ट ले लेता हूँ, मैं वहाँ का सिटीज़न हूँ, गवर्नमेंट कल को कहे कि यार अब तो आप वॉर में आओ, हमारे सिटीज़न हो, तो मैं मना नहीं कर सकता। किसी और कंट्री में चले जाओ। पता नहीं क्यों रशिया के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लग रहा अभी इंटरेस्ट। क्या ऐसा खास है रशिया में? तो हमारे लोगों ने तो रशिया नहीं सुनी आज तक। रशिया में खास क्या है? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। वो मेरे ख्याल से जो बाइक पे कर रहे थे। ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਥੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੰਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਸੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ। ਕਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਰਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚਿਸ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾਣਗੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗੰਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, भाई आगे आके दिखाएं मुझे यूक्रेनियंस, मैं शूट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो वो सब चीज़ें हैं कि यार ब्रेवरी देखो यार। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਥ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਗੰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਗਏ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਰਟ ਕੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਹੇ ਰਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ, ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ AK-47 ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਫੌਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚੌਥੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ,
ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜੇਕਰ ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਕਬਰ ਖੋਦੋ, ਇੱਕ ਉਸਕੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। मन में जहर नहीं रखना चाहिए भाजी, मन में जहर रखना बेकार है भाजी। वो और जहर बनता रहता है, लोग रखते ही मन में जहर। और होता क्या है कि जो रिवेंज के जो वो होता है ना, थॉट होता है ना, ये आपको खुश रहने भी नहीं देगा। ये जब तक मन में रहेगा ना, खुश नहीं रहने देगा। इसको भूल जाना, ठंडा कर देना ज़्यादा बेहतर है। बड़ी छोटी उम्र में बहुत बड़ा तजर्बा आपने उठाया हुआ है। मुझे लगता था कि मैं 28 में बड़ा छोटा हूँ और मैं बोलता फिरता था आई एम जस्ट 28। अब नहीं बोलूँगा अभी किसी को। पर मैं जो अपने तो भी छोटे मुंडे वेख के आया ना, वही कह रहा हूँ, आप मेरी मोटिवेशन आप, मैंने नहीं देखे ना अभी। मेरा दायरा पंजाब इंडिया छोटा है, मैंने अभी 17-18 वाले सोसाइटी के लिए सोचते देखे नहीं ज़्यादा। जैसे आपने बताया कि इंडिया में या जो मेरी सराउंडिंग्स है, मैंने 14-15 वाले आशिकी में, वेप में, शराब में, पार्टी में और इंस्टाग्राम में, पोर्नोग्राफी में देखे। तो मोटिवेशन कहाँ से लाऊँ? मुझे लगता है कि 27-28 में भी जो भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है सोसाइटी में, हम एक NGO भी चलाते हैं, तो मैं जब अपनी उम्र के देखता हूँ बिजी हैं पार्टी में, हफ्ते में 4 दिन पार्टी। वेप नहीं छोड़ रहे भाजी, अच्छे मतलब जिनको बहुत सियाने हैं लोग, वो वेप नहीं छोड़ रहे भाजी। सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ जाएंगे आएंगे, वेप। तो मेरे को तो लगता था कि मैं ही बहुत बड़ी चीज़ हूँ। मेरा ना भगवान ने ग्रुप बहुत वधिया रखे है, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਚਨ ਸੀਗੇ। ਚੇਚਨਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, मिलिट्री पुलिस। तो फिर मेरा माहौल बहुत अच्छा था, सब मुस्लिम से। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, शराब कोई नहीं पीता था, कोई नशा नहीं कर रहे, सूखे नशे कुछ नहीं। और रशिया में वैसे भी देखो सूखा नशा या ड्रग्स वगैरह हर कंट्री में है, रशिया में भी होंगे, बट रशिया में ड्रग्स का इतना पड़ा नहीं है चक्कर अभी। अल्कोहल का है, बट मुझे लगता है अल्कोहल कहीं ना कहीं काफ़ी अलग है ड्रग्स से, और वो ठीक है किसी तरीके से ओकेशनली वगैरह। बट ड्रग्स का जैसे इंडिया में चक्कर चला हुआ है, दिल्ली में मैं देख रहा हूँ। मैंने एक 16 साल के लड़के को देखा था, वो सूखे नशे कर रहा था। मुझे बड़ा ख़राब लगा यार, 16 साल का, इसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं है और बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो भाजी अब मुझे एक्सपीरियंस लेने के लिए रशिया जाना पड़ेगा। नहीं भाई हमारा वही सोसाइटी है। हाँ, कितने लोग हैं वहीं पर जन्म लेते हैं और कई बार उस शहर से बाहर भी नहीं जाते, वहीं पर मर जाते हैं। एक्सपोजर कम है। पर आपसे पॉडकास्ट करके मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है भाजी। पता है कि सोसाइटी को लेके, खुद को लेके। अगर आपका दिल था वॉर में जाना तो आप जाके आके बैठे बात कर रहे हो। ये नहीं कि बैठ के बोल रहे हो भाजी मेरा भी सपना सीगा मैं चल जाता। जाओ यार, मतलब कुछ करो। मतलब मेंटल लेवल क्या है आपका? देश की बातें, सोसाइटी की बातें, ड्रोन की बातें, आर्मी की बातें, मतलब लेवल क्या है। और यहाँ पर पॉडकास्ट पता है क्या चलता है? मतलब देखे आपने जो ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चलते हैं, गालियाँ चल रही हैं, तूने कितनी बारी किया, लड़कियों के गंदे गंदे कपड़े डलाकर चल रहे हैं। एज अ पॉडकास्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट चलता क्या है। और यूथ जो कंटेंट बनाती है हमारी इंडिया की, उसको लग रहा है कि यार इदां दा कंटेंट बनावांगे तां चलूगा। बहुतियां धार्मिक गल्लां, बहुत सियाणियां गल्लां ना करो, बिल्कुल जबड़ियां मारो, घूसियां रोड़ो, तां चलेगा पॉडकास्ट। हाँ समझ रहा हूँ, बट हर एक किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है। बाकी ये जो बात है ना, ये अभी जो सिचुएशन का है यूथ की, एक अच्छे लीडर की बहुत ज़रूरत है। 100% मैं एग्री भाजी। इनको कोई समझाने वाला नहीं है भाजी। यूथ बिल्कुल समझेगी, पर उन्हें परोसे तो सी। बिल्कुल। अब माँ बाप कह रहे हैं मेरा बच्चा गंदा है, ये मेरा कहना नहीं मानता, यार उसको अच्छे संस्कार तो दो। अब आपने किस्मत की बात की वॉर में, अब ये तो आप बोल नहीं सकते कि भाई एनिमी मेरे सामने थी, बंदूक मेरी तरफ थी और मैं भगवान जी कर रहा था। ऐसे तो नहीं किया, बोला आपने। इसका मतलब तो यही हो ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ पर वो देमसेल्व्स वाले भी नहीं है। यहाँ पर ना उठ के मेहनत करनी, ना उठ के स्ट्रगल करनी, ना कंटेंट सुनना, ना समझना, ना रीड करना, ना बुक रीडिंग करनी। तो फिर बोलना है कि हमारी तो यार किस्मत ही खराब है। सारा दोष ही किस्मत को दे देना, या सारा क्रेडिट किस्मत को दे देना कि मैं तो बैठा हूँ भाई, अब हम दोनों बैठ जाएं
कुछ ना बोल रहे पॉडकास्ट में, भगवान जी ये पॉडकास्ट चला देना, लोग देखेंगे। कोशिश तो करो, अच्छी लाइटिंग करो, अच्छे माइक लाओ, अच्छे गेस्ट लाओ, रिसर्च करो, लोगों को देखो क्या चाहिए। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर पा रहे, पर एथिकली जितना कर सकते हो उतना तो करो ना। मेरा इस बारे में सोचना थोड़ा ऐसा है, किस्मत वाली बात पे। कोई चीज़ आप कर रहे हो ना, ऐसे करो भाई, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम खुद करते हैं जो करते हैं। वाह और जब वो ना हो ना भाई, जैसा किस्मत में लिखा होता है ना वैसे ही होता है। वाह भगवान की मर्जी थी भाई, नहीं हुआ तो आखिर में ये है। वाह। रियल में ऐसे ही होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये गेस्ट जो ऑडियंस आपको सुन रही है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब उम्र से ज़्यादा तजर्बा है आपका। ये बात बहुत डीप है कि जब कुछ करो करो तो ये सोचो कि कोई भगवान नहीं, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं पॉडकास्ट से आगे मैं ऐसा कह दूँ कि अगर मैं ऐसे कह दूँ मैं तो बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, मैं मार के आ गया, ऐसे आ गया, तो मुझे लगता है ऊपर वाला सुन रहा है, वो कहेंगे अच्छा कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्लेयर बन रहा है तू। फिर मैं बता क्रेडिट लेते हैं। हाँ हाँ, तो फिर वो चीज़ है भाई, कुछ भी करो ना, नीवे बन के रहो भगवान के आगे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 8 महीने वहाँ पे ज़िंदा बचना, 8 महीने मैंने नॉर्मल लाइफ देखी ही नहीं, हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि आज इतने मारे गए, सुबह किसी से बात हुई, खाना खाया, शाम को खबर आ गई भाई मारा गया। वो कहाँ मरा है? 10 मीटर दूरी पे मरा हुआ है। बॉडी कैसे लेके आए? भाई ला सकते हो तो ले आओ, नहीं ला सकते तो मतलब पर बॉडी वहीं पड़ी रहती है ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡਰੋਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ फिर। तो वहाँ पर बॉडी भी वहीं पड़ी रहती है। होता है देखी है आपने? 24 घंटे तो फिर अरिया हवा से पहले तो एक काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे यूक्रेनियंस और रशियंस 2 साल से मरे पड़े हैं, उनकी लाशें सड़ रही हैं 2 साल से। और हम ना उनको ला पा रहे हैं, ना यूक्रेनियंस उनको ला सकते। वो मरे हैं तो वहीं रहेंगे, जब वो लैंड अपने पास आ जाएगा तब उसको दफना देंगे। बट अब काफ़ी कुछ बचा नहीं है वहाँ, कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं उनको। तो भाजी ये मिथ है कि वहाँ पर आर्मी वाले कई बार अगर फूड नहीं है तो अपने लोगों की बॉडी भी खा जाते हैं? भाजी ये एकदम मैं सुने हैं पर मैं कभी देखा नहीं भाजी। सुना है ना? सुना है पर मैंने कभी देखा नहीं किसी और को खाते हुए। और ये बात मैंने किसी को बोली भी नहीं कि भाई ऐसे खाते हैं, मैं तो नहीं खा सकता किसी को। मूवी देखी थी ना, जो एयरप्लेन क्रैश हो गया था सर्दियों में, कहीं कहीं ठंड वाली जगह पे कोई एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो वहाँ पे जो बीच में पैसेंजर्स थे तो उनको फूड नहीं मिला इतने दिन, तो वो खा गए थे वो बॉडी एक दूसरे की। कैनिबल बन गए। मगर मुझे लगता है मैं इस हद तक तो नहीं जा पाऊँगा कि मैं किसी इंसान को खा लूँ। कितनी देर भूखे रहे हो आप मैक्स? 3 दिन भूखे रहा था मैं। 3 दिन? किस्मत अच्छी ही है, वहाँ 1-2 चीज़ें अच्छी थी। वहाँ पास में एक चेरी का पेड़ था, और आड़ू होते हैं ना, आड़ू का पेड़ था। एक बंदा था, इस्लाम नाम था उसका, चचनिया से था वो जाता था तोड़ के ले आता था। बंदा बहुत बढ़िया था वो, अब है नहीं, वो मारा गया। साथ वाले सारे मारे गए? काफ़ी बंदे आए गए। जिसने मुझे सेफ़ थोड़ा सा बचाने की कोशिश करी, जिसने मुझे ड्रोन यूनिट में लगाया। ड्रोन यूनिट भी सेफ़ नहीं है, 1% आप कह लो कि सेफ़ है, क्योंकि एनिमी से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। वो भी कुछ सेफ़ नहीं होता भैया। वो बंदा भी मारा जा चुका है, वो बंदा भी अब नहीं है। और मुझे इतना बुरा लगा था कि भाई मैं इसके साथ घूमना चाहता था थोड़ा सा सेफ़ जोन में, थोड़ा सा वो ड्रिंक भी करता है, मैं उसके लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद के देना चाहता था। यार वो बंदा नहीं है। अब मैं वापसी जाऊँगा इस वॉर से, बुरी बात ये है वहाँ वो बंदा ही नहीं होगा। ओए होए होए। मेरे को ये चीज़ बड़ा हर्ट करती थी। वो तुझे पता है व्लादिमीर, हाँ व्लादिमीर, वो नहीं रहा, उसकी गाड़ी पे ड्रोन अटैक करा, मारा गया। अब प्रॉब्लम ये है, अब जब मैं पीछे जाऊँगा वो वहाँ नहीं होगा, तो ये चीज़ बड़ा हर्ट करती है। और क्या क्या हर्ट करता है आपको? हर्ट बहुत सारे ऐसी छोटी उम्र के लड़के हैं जिनके हाथ चला गया किसी का, कोई बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, चेहरा ख़राब हो गया। एक इंडियन भी है, उसका अब तो पता नहीं है नहीं है, उसका भी चेहरा ख़राब हो गया था। उससे मैं मिला नहीं, मुझे सुनने में आया था। मैंने 8 महीने किसी इंडियन को देखा नहीं वॉर में। जब डिस्चार्ज हुआ तब ये इनको अलग अलग पोजीशंस लाए होंगे, हम सेम ही ट्रक में वहाँ से निकले हैं, तब मैं उनसे मिला और मैं उनसे पूछ रहा था आप इंडियन हो? क्योंकि 8 महीने बाद मैं देख रहा हूँ, हाँ भरा मैं इंडियन है, पंजाब तो पंजाब तो हाँ, अच्छा हाँ आपकी वीडियो आई थी, हाँ मैंने देखा था आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा एक दोस्त है सर्गेई, ईरान से जो है, उसका पैर नहीं है, वो टखने के नीचे पैर चला गया। जवान है वो, लंबा चौड़ा है, 6.5 फुट का आदमी है यार। बात होती है भाजी अपने दोस्तों से जो वहाँ पर लड़ रहे थे? हाँ मेरी टेलीग्राम से बात होती है। क्या नाम है, श्रीलंका के 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। एक बार श्रीलंका वालों से मेरी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान। उन बंदों ने मेरी बहुत हाथापाई पे आ गए वो बंदे, मैं चाहता नहीं था हाथापाई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अब वो दोनों ही नहीं है।
ओहो। तो बड़ा ख़राब लगता है। एक बार हुआ क्या था कि जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, अटेंडेंस के लिए आए थे। कुछ कुछ महीने बाद अटेंडेंस लगती है कि ये बंदा भाग तो नहीं गया, कई बार ऐसा होता है वॉर में। वहाँ पे ना वागनर वालों की ट्रेनिंग चल रही थी। वागनर आपको शायद पता हो, एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, एक मिलिट्री कंपनी है। उनको किसी ने बताया कि ये है इंडिया से बंदा है, और ये जो है थोड़ी रशियन भी बोल लेता है अभी। और उस बंदे का इंटरेस्ट था मुझ में, जो उनका कमांडर था। मेरे पास आया, तीजीमी मैं या दा या जीमी शो तेरा बहुत मतलब आप क्या काम करते हो यहाँ पे? मैंने कहा मैं ड्रोन ऑपरेटर हूँ, पहले स्टोर में भी था। आप अब हमारे साथ काम करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं यही ठीक हूँ। नहीं नहीं, अब तुम हमारे साथ काम करोगे। अगर मैं उनके साथ जाता ना, मेरे लिए शायद बच के आना मुश्किल नहीं होता। बस सॉरी, मेरा बच के आना मुश्किल हो जाता। मेरा कमांडर बहुत अच्छा था। उसने उन्हें कहा नहीं नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसको नहीं दे सकते, हमारे पास पहले ही बहुत कम बंदे हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। मैं वहाँ से बच गया। और उस बंदे ने कहा कि देखो ये श्रीलंकन बंदा है, फ़ोटो दिखाई, ये मर चुका है कुछ दिन पहले। वो चाहते थे मैं पैकेम ऑपरेटर बनूँ। पैकेम एक राइफ़ल होती है 7.62 कैलिबर की। वो एक्चुअली कवर देने के लिए बहुत अच्छी है, वो जो बंदूक है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं शूट कर रहा हूँ अंधा होके, कवर दे रहा हूँ, और दूर बैठा स्नाइपर एक बार में मुझे शूट कर देगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं आसानी से। और उसने एक फ़ोटो दिखाई श्रीलंकन की कि भाई पहले ये था, अब वो मारा जा चुका, तेरी जगह, इसकी जगह तू आ जा। और जब मैंने फ़ोटो देखी, मैंने कहा यार ये तो वही बंदा है जिसने मेरी कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करी थी फर्स्ट टाइम, जहाँ मैंने सेकंड टाइम जहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने शहर में। मैंने कहा ये मेरे दोस्त है। मैंने कहा कहाँ है ये? कहते हैं मर गया, हमारे साथ था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी था यार। और इसके तो 2 बच्चे थे, एक बीवी है श्रीलंका में। उसने कहा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें आदमी चाहिए, तो तुझे लेना चाहते हैं। तो मेरे कमांडर ने हेल्प करी, मुझे नहीं जाने दिया, वहाँ से निकाला। फिर हम गए गाड़ी में, मैंने बोला थैंक्स, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती, तुम हमारे साथ रहो भाई, हम मरेंगे जिएंगे हम साथ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ जाना बेकार है। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है भाजी? और घर मम्मी? वालों को मैंने ज़्यादा बताया नहीं था, अब वो वीडियो देख के या फिर देख लेंगे। मम्मी? मम्मी को भी ज़्यादा नहीं बताया, मतलब किसी को ज़्यादा बताया नहीं मैंने। कोई रिस्पॉन्स उनका, कोई उन्होंने बोला हो कि ये क्या किया, डांट टूट पड़ी कि नहीं? हाँ, डांट तो हर घर में पड़ती पहले? है। अब नहीं? अब आगे क्या प्लान्स है भाजी? अब आगे का प्लान ये है कि जो मैंने आपको ड्रोन का बताया, गवर्नमेंट को मैंने कांटेक्ट किया और उनका भी रिप्लाई आया है। मुझे प्रोटोटाइप देना है। एक मेरा रशियन दोस्त है वहाँ पे, वो एरोनॉटिक्स में काफ़ी उसका इंटरेस्ट भी है, और वो एजुकेशन उसकी वैसे हुई है रशिया में, तो वो मेरी हेल्प करेगा। उसके अलावा मेरे एक भैया हैं, मतलब वो मेरे रियल ब्रदर नहीं है बट मेरे भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे, नोएडा में रहते हैं, उनका एक्सपोर्ट्स का काम है। और उन्होंने कहा कि भाई तू रशियन बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल ही लेता है, और तेरे को वहाँ का ज़्यादा पता है रशिया के बारे में, तो तू रशिया में एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर। मैंने कहा हाँ ये कर सकते हैं। तो अभी मिलके मैं इन दिनों तो मैं यही कर रहा हूँ उनके साथ, और अभी फ्यूचर में भी ड्रोन का देखा है मैंने। बड़ा अच्छा लगा भाजी आपसे बात करके। आपकी कहानी तो हिला देने वाली है। ऐसे लगा मैं जैसे वॉर में आपके साथ घूम के वापस आ गया हूँ। वैसे किसी को कभी ना ही जाना पड़े तो अच्छा है, वॉर बिल्कुल वॉर नहीं होनी नहीं चाहिए भाजी। जाए तो कोई, किसी माँ का बच्चा तो होगा वहाँ पे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, धर्मों से ऊपर उठकर मैं भी अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि लोग ना जज करते हैं भाजी। कई बार मैं इस माइक पे खुल के बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, पर लोगों के कान नहीं है सहारने वाले। मैं ये देश की अलग अलग ये जो होती है ना लाइनें, बॉर्डर, धर्म, ये नहीं चाहता। पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग हों। मेरे को लगता है कि सारी दुनिया को एक भगवान का घर समझ के रहना चाहिए। जो कमज़ोर है उसकी मदद करो, जो तगड़ा है ना। अगर मेरे को भगवान ने अच्छे घर में पैदा कर दिया है, इसको मैं भगवान की कृपा समझूं, और जिनके पास जो नहीं है, असेंशियल्स हैं, फूड है, मेडिसिन है, उनकी मदद करूं। मुझे ये लगता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा थॉट है। मैंने जैसे आपको कहा था कि नहीं, आपको एक लाइफ दी है भगवान ने, ठीक है, एक पावर है आपके पास। एनिमल्स तो वो चीज़ नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो, इंसान की जूनी सबसे अच्छी है, तो इसको एक अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो। नहीं, शराब या एंटरटेनमेंट या ऐसी चीज़ों पे यूज़ करना बेकार है। शरीर मिट्टी का बना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बेहतर है कि किसी अच्छे काम में यूज़ हो जाए। वाह, सोच तो यही है। मतलब मेरे को लगता है कैमरे पे बैठ के सोच सबकी यही है, पर जब हम रियल लाइफ देखते हैं, जैसे अभी पटाखे दिवाली गई है भाजी, तो मेरे को सबसे बुरा इंस्टाग्राम पे देख के लग रहा था कि जब लोग ना आतिशबाजियाँ हाथ से चला रहे थे, मतलब आतिशबाजी पकड़ी, लगाई, हिला दी, वो 2 मिनट की 1 मिनट की रील के व्यूज़ के लिए, कि लड़कियों में वाह 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 वाह, है ना। मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा था, शायद इसलिए लग रहा था क्योंकि
मैं दिवाली वाले दिन भी हॉस्पिटल था, दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद भी, क्योंकि जो हमारा काम है वो 365 डेज हम हॉस्पिटल ही हैं पिछले 10 साल से। 365 मतलब 365, ये नहीं कि हफ्ते में एक बार गए और बोल दिया 365। तो मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, पटाखे हाथ में फट गए, आँख फट गई। दूसरी तरफ मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ रीलें हाथ में चला रहे हैं। मेरे को लग रहा था यार कितने मतलब ये वो लोग हैं जिनको मतलब ना खुद से प्यार है और ना अपनी माँ से प्यार है ना अपने बाप से प्यार है, क्योंकि जब बच्चे की आंख में पटाखा लगेगा ना सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप को दुख होगा। तो मेरे को लग रहा था कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे दाढ़ियाँ आई हुई हैं, 25 30 50 साल के लोग हाथों में पटाखे चला रहे हैं। क्या बनेगा इस देश का? हालांकि उनका हाथ चाहे फटे, पर अगर आपको हाथ फड़वाना ही है, अगर इतना वो आपकी बात वाली बात है कि खतरों से खेलने की आदत है ही है, तो बॉर्डर पे चल जाओ यार। उनके हाथ में एक ग्रेनेड पकड़ा के ना पिन खींच दो, हाँ, खुद वो समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत खतरे वाला काम है। वैसे ये मजाक के लिए अच्छा है, लेकिन इतनी खुद को अक्ल होनी चाहिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। खुद एंटरटेनमेंट को पजी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर वो रखे ना, ऊपर वो 25 स्टार, एक मैंने वीडियो वायरल हुई देखी थी, वो मैंने तो भी देखी थी। उल्टा अंदर ही चल गया। हाँ है ना? वो लोग कर रहे हैं, मतलब उसको एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हैं। अगर समझदारी भी ना लगे, सीधी सी बात यह है, अगर आप ऐसा करते भी हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, कोई भी, मैं इंडिविजुअली कह रहा हूँ, इसमें नुकसान किसका है? मेरा तो है नहीं, उनका जो कर ठीक रहा है, है। जो कर रहा है उसका नुकसान है। ठीक है, आपने करना है करो, बट नुकसान भी आपका ही होगा, ठीक है ना? 100%। बिल्कुल। ये दुनिया है ना पाजी, मेरे को लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं कि यूथ को देख के दुख लगता है कि जो भी यूथ कर रही है हमारी भटकी पड़ी है पाजी, करियर का नहीं मालूम। करियर ऑप्शंस ही 4 हैं। वो मेरे को लोग बोलते हैं ना जब कि यार करियर ऑप्शन ही 4 हैं, क्या करें? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, सर्विस कर लो। मैंने कहा सर्विसें 4 नहीं है, ऑप्शन 4 नहीं है, तुम सोच ही 4 रहे हो। आजकल तो पाजी हम एक मीडिया लाइन के साथ जुड़े हैं, हमें एडिटर की शॉर्टेज हमेशा, कंटेंट राइटर की शॉर्टेज हमेशा, थंबनेल्स बनाने के लिए शॉर्टेज हमेशा, जब से ये मैंने काम शुरू किया है। अभी तकरीबन 1 डेढ़ साल हुआ है। पर जब लोगों से पूछो, काम ही है नहीं, वेले काम ही है नहीं। रशियंस को ड्रोन्स की ज़रूरत हमेशा, एक ड्रोन उड़ाया, किसी ने शूट कर दिया, वेस्ट हो गया। 2-2.5 लाख का ड्रोन था, ख़त्म हो गया। उसकी कीमत देखो, दिन में पता नहीं कितने चाहिए उनको। और एक बार एक FPV था, उस पर बॉम्ब लगा हुआ था। मैं और मेरे दोस्त एक जगह से जा रहे थे, तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उसकी आवाज़ इतनी आई नहीं है, हमें आवाज़ दब जाती जब ज़्यादा तेज़ हवा हो तो वो अचानक से सामने आया और पहले मेरे पीछे भागा, मेरे दोस्त के पीछे भागा, ऐसे थोड़ा चलता रहा। वो भी थोड़ा कंफ्यूज था जो ऑपरेटर था। मैंने उसको शूट किया, बाम, वो फटा, उसके शार्पनेल मेरे हाथ को छू के गुजर गए। कुछ स्क्रैच पड़े थे, ज़्यादा नहीं, बट उस दिन मरते मरते बच गया। मैं बहुत अच्छे से मरते मरते बच गया। वैसे तो रोज़ ही मरने से बचता था। बहुत अच्छे से मरते मरते बच गए। हाँ, उस दिन किस्मत अच्छी थी कि जो ड्रोन उड़ाने वाला था वो ऑपरेटर थोड़ा सा ढीला था। पर मेरे को आपसे मिलकर ना ये लग रहा है कि मतलब लाइफ में एक्सप्लोजर चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से। हमें लगता है कि हमारी कहानी में बहुत बड़ी है क्योंकि हमारा एक्सप्लोजर नहीं है। पर आपको मिलके मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे भी कुछ बड़ा करना चाहिए। आप 24 में होकर बैठ गए हो पाजी स्टोरी सुनाने के लिए। स्टोरी सुनाने के लिए भी तो होनी चाहिए ना। हर एक इंसान का अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस है। हर एक आदमी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है लाइफ के बारे में, एक नॉलेज दे सकता है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं पाजी वो क्या एक्सपीरियंस देंगे? जिन्होंने कुछ नहीं किया पाजी, सारा दिन सारी ज़िंदगी दोष दे के किस्मत को निकाल दिया पाजी, सारी ज़िंदगी किस्मत को दोष दे दिया कि भाई मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरी ज़िंदगी में मेरा कुछ नहीं बना। एटलीस्ट ट्राई तो करो, फेल ही हो जाओ। आजकल तो बच्चे पाजी 22 साल की उम्र में फेल होने के लिए भी डर रहे हैं। मेरे को लगता है कि 22 23 24 तक तो बुरी तरह फेल हो जाओ भाई। देखो कोई शर्म नहीं, कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं, कोई रिश्तेदारी का प्रेशर नहीं। अरे भाई काम शुरू किया था 22 में, 23 में फेल हो गया, क्या हो गया? 24 में शुरू किया, 25 में फेल हो गया। भाई आप 35 में काम शुरू कर सकते हो और 36 में फेल बर्दाश्त कर सकते हो। नहीं, बहुत उम्र छोटी है। मैं तो सोचूंगा कि थोड़ा 50-60 साल तक भी ऐसे होना चाहिए। यार मैं तो अभी जवान हूँ। वो जवान सोच होनी चाहिए साथ साथ, शरीर के साथ साथ। पर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप तो नहीं कुछ पूछना चाहते मेरे से? फिलहाल तो नहीं। हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका क्या एक्सपीरियंस है। और हमारी जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, मेरे को सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने अपने सपने पूरे किए और आप सोसाइटी को लेके जो करना चाहते हो वो सबसे बाकमाल बात है। चाहे वो आर्मी के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो लोगों की मदद के लिए, चाहे वो डिफेंस में हो। हमें लगता है कि सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अगर मेरे को लगता है कि अगर आप इतने काबिल हो, आपके पास फाइनेंशियल मनी ज़्यादा है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटली आप स्ट्रांग हो, तो सोसाइटी को ज़रूरत है। हाँ, तो आप सर्व करो। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह। और
थैंक यू वेरी मच, आपने Thank टाइम दिया मुझे। अरे नहीं सर, आपने मुझे टाइम दिया। मैं तो आपकी स्टोरी जानता था, फिक्की फिक्की सी जानता था। डीपली थोड़ा मैं आपसे पहले इसलिए नहीं बैठा पॉडकास्ट से, क्योंकि मेरे को था कि 2-4 गेस्ट के साथ ना पॉडकास्ट ख़राब हो गया, पहले ही सारा कुछ निकल जाता था। फिर अब जब से बैठना बंद किया है तो सारा कुछ यही निकलता है, जो है यही बोलो। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ पॉडकास्ट। इट्स नॉट अ इंटरव्यू टाइप, इट्स अ 2-वे कन्वर्जेशन। तो जो दिल में होता हम पूछ लेते हैं। पर मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और पाजी का एक्सपीरियंस लाइफ का यार, मतलब आई एम सो मोटिवेटेड। मेरे को लग रहा है कि अभी चलो मेरी तो नीचे ज़िंदगी की जंग ही है, वो दूसरी वॉर नहीं चल रही। सो विल ट्राई टू कि मैं और अच्छा करूं। और मेरी हिंदी पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि हिंदी बेहतरीन हो गई है मेरी। नहीं तो पंजाबी जो बोल बोल के ऐ लगता सीगा कि मैं हिंदी कभी बोल ही नहीं पावांगा। पर तुसी भी पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं। सीख रहे हैं मैं भी। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।